अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कुछ अलग है। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीक एंड हमारा वीकेंड क्या गुजरा है तो उसके बारे में हमने ज़रूर बात करनी है बिकॉज देयर वर सम थिंग्स दैट अब्दुल्ला एंड आई वर पॉइंटिंग आउट अर्लियर। देखिए इस वक्त एक तो माशाल्लाह हमने क्लीन स्वीप कर लिया पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका and we won all 3 ODIs, so that is an amazing feeling. उसके अलावा बाबर आजम ने सेंचुरी बना दी। सोचें बैठे what a weekend it was. खुदा करके जश्न का समा था पाकिस्तान में, लिटरली पाकिस्तान की जीत पे अलग और बाबर की सेंचुरी पे अलग। फिर साथ ही हमारा जो खुशी को दुबाला किया भाई हमारे टीम ए ने। हमारा जो एशिया कप राइजिंग स्टार हो रहा है दोहा में, वहां पे हमारे नौजवानों ने, पाकिस्तानी शाहीन्स ने इंडिया ए को बदतरीन शिकस्त आउटक्लास कर दिया, इज द टर्म टू यूज। तो क्या जबरदस्त वो भी मैच रहा और क्या हमारे यंगस्टर्स, कुछ से आपकी मुलाकात भी अभी करवाएंगे। उसके अलावा यू नो एक बात, इस सारे में हम इस वीकेंड पे जो कुछ होता रहा उसकी बात कर रहे हैं। एक ब्रांड न्यू हफ्ते का हमने आगाज किया है। पिछला हफ्ता हम देखें हमारा बड़ा टफ भी गुजरा, जहां एक वक्त में ये नौबत आ गई थी कि श्रीलंका की टीम अपना टूर कंटिन्यू करेगी नहीं करेगी। इस्लामाबाद में एक बुज़दिलाना दहशतगर्दी का हमला हुआ, एक खौफ और हिरास का आलम था, लेकिन हम अपनी रेजिलियंस दिखाएं आपको। हम F9 पाक इस्लामाबाद में अपनी रेजिलियंस दिखाते हैं। ये बात हम करना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद में ओवर द वीकेंड आतिफ असलम का कोई कॉन्सर्ट हुआ है, मतलब कोई हजारों बंदा वहां पहुंचा हुआ था। आप जरा इस्लामाबाद को इमेजिन करें एंड ऑफ कोर्स अब्दुल्ला ऑलरेडी मेंशन कि क्या हुआ था वहां रिसेंटली, और उसके बाद लोगों का हजूम देखें, बेखौफ होके आए हुए हैं F9 पार्क में हजारों की तादाद में। आतिफ असलम एंटरटेन देम। अब्दुल्ला क्या मौसम है इस वक्त इस्लामाबाद का and to be there। अच्छा, हम जहां हुकूमत के फराइज की बात करते हैं ना कि हुकूमत सिक्योरिटी दे, हुकूमत तालीम दे, हुकूमत सेहत दे, आई गेस एंटरटेनमेंट इज आल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट फॉर एनी सोसाइटी। और हुकूमत एंटरटेनमेंट भी दे, और ये जो हुकूमत अब कर रही है ना, एंटरटेनमेंट फराहम कर रही है लोगों को, बिकॉज अदरवाइज आप आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में जाएंगे हजारों का टिकट होता है, लेकिन अगर फ्री फॉर ऑल लोगों के लिए, आवाम के लिए ये सब किया जा रहा है तो what a sight it was. In fact, Abdullah, I felt very jealous क्योंकि last weekend हम गए हुए थे इस्लामाबाद, हमें शायद इस weekend जाना चाहिए था to be a part of this. So wonderful जी। और इस तरह लेकिन let us go back to cricket for a bit, वापस आ जाएं हम पे, क्योंकि हमारे स्टार्स जो हमारे राइजिंग स्टार्स रादर हमारे साथ हैं। शिकस्त दी है हमने पाकिस्तानी शाहीन्स ने इंडिया ए को। हमारा मुस्तकबिल रोशन है, जो हम बारहा डिस्कशंस में आता है ना कि हमारे पीछे क्या मौजूद है, हमारा टैलेंट पूल क्या है। हमें पता है कि हम जुनूनी हैं क्रिकेट के लिए। हमारे बच्चे बचपन से मतलब बल्ले उठा लेते हैं, बैट उठा लेते हैं, क्रिकेटर्स से इंस्पायर होते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, और ये हमारे नौजवानों ने कर दिखाया है। मां सदाकत हमारे साथ मौजूद है, इरफान खान नियाजी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को बहुत मुबारक हो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। वी नो यू हैड एन इवेंटफुल नाइट लास्ट नाइट, और जाहिर है जीत के जब आप आए होते हैं और इस तरह ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिल रहा होता है पूरे पाकिस्तान, पूरे मुल्क की तरफ से, तो आई डोंट नो कि नींद आती है या ज्यादा अच्छी आती है। माज, पहले तो आप बताएं हाउ इज द फीलिंग एक्सप्लेन करें, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर द राइजिंग स्टार। अभी तो बहुत आगे क्रिकेट पड़ी है। माज ने 2 विकेटें हासिल की हैं, 79 रन्स बनाए हैं, नॉट आउट रहे। जी माज, अपनी जरा तासुरात बयान कीजिएगा। पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, बाकी फीलिंग तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगेंस्ट इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस करना और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना, तो ये बहुत ज़्यादा फीलिंग है। जबरदस्त, और आपने माशाल्लाह किया भी। इरफान, आप बताइएगा क्या प्रेशर होता है? अलग प्रेशर हमें पता है होता है, अब उस प्रेशर को डील करने के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की थी, आपस में क्या बात की थी, आपके कोचिंग स्टाफ, आपके मैनेजर, आपके कप्तान, क्या प्लानिंग थी इरफान? डेफिनेटली जब भी पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, प्रेशर गेम होती है, और हमारा यही प्लान था कि हमने कूल एंड काम रहना है। और हमारी जब भी कोचेस से मीटिंग हुई है और एनालिस्ट से मीटिंग हुई है, तो हमने उनके स्टैट्स देखे और उनके खिलाफ प्लान किए, और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। और उसी प्लान को जब लड़कों ने अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते और वन साइडली जीते। तो बस लड़कों को यही था, हमने ये माहौल दिया हुआ था कि बस इजी खेलना है जिस तरह बाकी गेम्स खेलते। वंडरफुल। 137 का जब हदफ मिला आप लोगों को, उस वक्त लग रहा था कि हाँ दिस इज वेरी इजी, दिस इज डूएबल, क्योंकि हमने तो 14वें ही ओवर में वो हासिल कर लिया। जी बिल्कुल, जिस तरह की हमारी स्ट्रेंथ है, माशाल्लाह टीम का कॉम्बिनेशन है, हमारी बैटिंग
इवन 8 नंबर तक बैट्समैन जाते हैं, तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम इजीली इसको चेज करेंगे। मगर उन्हें कंटेन कर देना 137 तक, ये भी बड़ी कामयाबी है ना माज। आपने तो मतलब दो खिलाड़ियों को माज आपने आउट किया, फिर 79 नॉट आउट भी आप रहा है। ये बताएं कि क्या तैयारी क्या होती है? एक तो एक मैच की तैयारी होती है, फिर एक मैच होता है जो आप इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते हैं, उसका माइंडसेट, उसकी तैयारी क्या कुछ और होती है या फिर इट्स लाइक एनी अदर मैच? नहीं, तैयारी तो हर मैच के लिए होती है, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है। और अगर आप बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग के पीछे भी बहुत हार्डवर्क है। इसी वजह से मैं यही सिर्फ सिंपल यही कोशिश करता हूँ कि जो मेरा स्ट्रेंथ है उस पर और अच्छी जगह पे बॉलिंग करूँ। और बैटिंग में भी यही है कि जो मेरा नेचुरल गेम है वही खेलो, और जिस तरह मैं मेहनत करके आया हूँ तो उस पर बिलीव था, और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिला। आपकी इंस्पिरेशंस क्या है? अभी ओवर द वीकेंड हमारे एक और स्टार हैं, आप हमारे राइजिंग स्टार हैं, और एक और हमारे स्टार हैं बाबर आजम, उन्होंने सेंचुरी बनाई है, हम उसके लिए भी खुश हैं। सो ये जो आपने परफॉर्मेंस दी है ना, आप मैन ऑफ द मोमेंट भी रहे, मैन ऑफ द मैच भी, मतलब ये स्टार्स बना देते हैं। और माशाल्लाह इंशाल्लाह यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड। आप अभी से स्टार हैं, अभी से लोग आपका नाम जानते हैं। सो कैसे देखते हैं आप इस सब को, और किसी से इंस्पायर्ड हैं रिसेंट टाइम्स में? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, हम इसको मतलब बहुत खुश होते हैं ना, जिस तरह बाबर भाई की फॉर्म नहीं था उस टाइम, तो हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं उससे कि वो जब भी मतलब सेट हो जाता है वो करेगा, क्योंकि हम उस पर बिलीव करते हैं। हर जगह में उसने रन्स किए, और वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, तो जाहिर सी बात है हम उससे उम्मीद ही ज़्यादा करते। और बस यही। जबरदस्त जबरदस्त। आगे के लिए क्या सोच रखा है? मतलब जाहिर है कांस्टेंट प्रोसेस भी होता है ना, आपने सीखते भी जाना है, अपने आप में बेहतरी भी लाते जाना है। सो इज देयर एनीबॉडी जैसा आप बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मैं मतलब अगर अच्छा इनिंग्स करता हूँ उसमें भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने गलती किया वो उसको कम करूँ, और जो मेरा मतलब अच्छा जो चलता है वो उस पर ज़्यादा वर्क करके वो ज़्यादा और भी अच्छा, और जो गलतियाँ है उसको कम करो। और बिल्कुल फ्यूचर के बारे में खैर हम नहीं सोचते, वो मैच बाय मैच चलते और उसके लिए प्ले करते। जबरदस्त। इरफान, ये भी अच्छी बात है कि बड़ा प्रेजेंट जिस चीज में हो बिल्कुल उसी में जीते हैं। अच्छा इरफान, आप हमें बताएं, आप एक तो टीम का पाकिस्तान टीम का भी आप हिस्सा रहे हैं, फिर इस मैच में और ये राइजिंग स्टार्स में आप कप्तानी भी कर रहे हैं। प्रेशर में फ़र्क होता है? मतलब प्रेशर किस तरह डील किया जाता है? हाँ, प्रेशर में डिफरेंट तो होता है, लेकिन अगर आपको प्रेशर डील करना आता है तो आप फिर उसी में आप लाइक स्टार भी बनते हो, आप एक्सेप्शनल इनिंग्स खेलते हो, एक्सेप्शनल स्पेल्स करते हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बताती है कि ये प्लेयर जो है ये बड़े लेवल पे खेलने वाला प्लेयर है। जो प्लेयर प्रेशर गेम को हैंडल करना सीख जाता है वो फिर अच्छे लेवल पे खेलने वाला प्लेयर। और वो तो आप बखूबी सीख भी गए हैं, और बड़ी अच्छी तरह आप अपनी टीम को भी आगे लेके गए हैं। बताएं कि राइजिंग स्टार्स में जो सारी आपकी जो टीम है वो बहुत क्लोज है एक दूसरे से। माहौल कैसा है ड्रेसिंग रूम का? माहौल, हाँ, वो हम समझना चाहते हैं कि किस किस्म का है, क्योंकि जो आपकी खेल थी ना वो लग रहा था कि आप लोगों को पता था कि जी हमने एग्जैक्टली क्या करना है। जी बिल्कुल, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे के साथ जल रहे हैं। हर बंदे को एक दूसरे के प्लान्स का भी पता है और हर बंदे को अपने प्लान का भी पता है, जिस वजह से हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है। कोई भी प्लेयर अंदर खेल रहा होता है, हमें पता होता है कि इसका प्लान क्या है, तो इस वजह से हमारी टीम में हर प्लेयर को एक दूसरे को। अच्छा ये बताएं कि इंडियन टीम में से, इंडियन राइजिंग स्टार्स जो हैं, उनमें से आपने किसको आइडेंटिफाई किया कि ये वो प्लेयर्स हैं जो हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, नेशनल टीम में भी जा सकते हैं? देखें, इंडिया भी एक अच्छी टीम है और उसके जितने प्लेयर्स होते हैं वो अच्छी प्लेयर्स ही आते हैं। तो जो भी यहाँ पे टीमें आ रही हैं, जो भी इंटरनेशनल मैचेस हैं, यहाँ पे सारे अच्छे प्लेयर्स ही आते हैं, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट स्टेप उन्होंने कंट्री के लिए खेलना होता है। तो बस ये होता है कि हर प्लेयर के लिए हम प्लान करते हैं और उसी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश। बड़ा अच्छा, और यही प्लानिंग होपफुली आपकी थ्रू आउट द टूर्नामेंट चलती रहे और ये टूर्नामेंट हम जीते हैं, एशिया कप राइजिंग स्टार्स। अब टूर्नामेंट ओपन है, आगे भी जाहिर है आपको हो सकता है इंडिया का सामना करना पड़े, हो सकता है फाइनल में टकरा जाएं। सो क्या सोच रखा है फॉर द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट इरफान आपने टीम को लेकर? डेफिनेटली वी आर रेडी, बट यही है कि जो भी टीम आएगी आगे जिसके साथ भी मैचेस होंगे
हम एशिया कप जीतने हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पे इंशाल्लाह जीतेंगे, आप तारीख रकम करेंगे और पूरी कौम की दुआएं और हम सब की सपोर्ट आपके साथ है। इरफान, आपके टीम मेंबर्स के साथ भी। माज, आपका भी शुक्रिया। अच्छा नहीं, एक सवाल शुक्रिया से पहले एक और, माज और इरफान दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो सारी कंट्रोवर्सी पहले चली थी नेशनल टीम्स के बीच में कि हाथ नहीं मिलाना, फिर लड़कियों ने भी हाथ नहीं मिलाया, हमारी जो विमेन क्रिकेटर्स है, ऑल्दो ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने बाय द वे बड़ा अच्छा हाथ मिलाया था, ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। आप लोगों के बीच में मतलब अब ये एक ये अनसेड चीज होगी है कि जब इंडिया टीम सामने आएगी तो हम हाथ नहीं मिला रहे या वो हमसे हाथ नहीं मिला रहे। माज, मेरे ख्याल में मतलब हम तो मिलाने को तैयार होते हैं, वो नहीं मिलाते जी। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत आपको हाथ मिलाना चाहिए, लेकिन इतनी भी हमें जरूरत नहीं है कि अगर कोई हाथ नहीं मिला रहा तो आपको हाथ मिलाने की जरूरत नहीं ना मिलाएं। अच्छा वैसे अदरवाइज अभी ऑन कैमरा तो हाथ वाथ नहीं मिलाते हैं। आप लोग क्या एक ही होटल में हैं, अगर नहीं हैं तो अदरवाइज कहीं टाकरा हो, आमना सामना हेलो हाय कोई बातें तो शातें होती हैं? बातचीत होती है। ऑफ द कैमरा माहौल कैसा है? नहीं, अभी उस तरह नहीं होती। अभी नहीं होती उससे, लेकिन पहले होती थी जी, पहले होती थी। सही। So things have changed. Things have changed sadly, मतलब sportsman spirit भी sport रह गया, वो spirit जो है वो निकल गई है थोड़ी सी, and that also from the other side, क्योंकि आपको पता है हम तो हमेशा रेडी होते हैं, हाथ हमारा आगे होता है मिलाने के लिए। Rest of the tournament, इरफान खान नियाज़ी, मासूदाकत हमारे साथ थे, राइजिंग स्टार्स ऑफ पाकिस्तान शाहीन्स, और हमने जीता है जबरदस्त। रात की थकन है, बहुत मुबारक हो आप दोनों को, आपकी टीम को। इस वक्त 7 साढ़े 7 बज रहे हैं दोहा में। सो आपका दोनों का शुक्रिया। आप प्लीज जाके रेस्ट करें, हमारी वजह से आप लोग रेस्ट करें, आप जल्दी जाग गए। सो यू नो हमारा वादा आप लोगों से भी होता है कि हमारे जो स्टार्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, तो हमने मुलाकात तो करवानी होती है, और आप लोगों की एक एक्सपेक्टेशन भी हमसे होती है कि अब जीते हैं तो ऑब्वियसली मिलाओ, तो हमने मिला दिया। लेट्स टॉक अबाउट द अदर मैच नाउ। जी बिल्कुल, सेलिब्रेशन हमारी खत्म नहीं हुई है क्योंकि हमने श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तीसरे और आखिरी वनडे में भी जीत हासिल की, और यूं ये सीरीज हमने व्हाइट वॉश कर ली है। पाकिस्तान ने 212 रन का हदफ 4 विकेटों पर ही हासिल कर लिया। उधर दोहा में जारी राइजिंग जो कप चल रहा है, एशिया कप राइजिंग स्टार्स का, उसमें भी हमने कामयाबी हासिल की है। ग्रीन शर्ट्स ने कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो दुरुस्त साबित हुआ। मेहमान टीम का कोई भी खिलाड़ी जमकर नहीं खेल सका। जब बॉलिंग का फैसला हुआ ना, फील्डिंग का, हाँ तो फील्डिंग का यानी हाँ मतलब थोड़ा सा आई वाज लाइक मे बी वी शुड हैव प्लेड, लेकिन आपको पता है वो डर तो थोड़ा सा रहता है। हमारे मौजूद मेहमानों की टीम, क्योंकि आपको पता है हमारे बड़े अच्छे, हमें अच्छे लगते हैं ये वाले मेहमान, और मैदान में मुकाबला ज़रूर होता है लेकिन अदरवाइज हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हम फ्राइडे को भी ये बात कर रहे थे कि आप लोग जरूर जाएं और मैच जरूर देखें और श्रीलंकन्स को भी सपोर्ट करें और बड़ा किया भी, और हमने एग्जैक्टली और हमने तो अपने ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज को भी देखा श्रीलंकन झंडे भी लिए। एग्जैक्टली, तो हम लोग तो खैर जो अच्छा क्रिकेट खेल रहा हो, हम तो मेहमान खास तौर पे आए तो हम तो उनके साथ हो ही जाते हैं। हाँ ये दूसरी बात है, वी वुड लाइक टू विन, तो अगर हम जीत जाए तो फिर में उन्होंने एक्चुअली 211 रन बनाए श्रीलंका की जानिब से। अब बहुत सारे लोग तो बड़ा स्कोर नहीं कर सके, लेकिन फिर भी कुछ ने कोशिश की, और जवाब में पाकिस्तान की जानिब से फ़खर जमान के साथ हसीबुल्लाह को ओपन भेजा गया, मगर वो बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए। फ़खर जमान ने 45 गेंदों पर 55 रन बनाए। दूसरे वनडे में सेंचुरी स्कोर करने वाले बाबर आजम कल नई बड़ी इनिंग खेल सके, लेकिन फिर भी 34 रन बना सके। कुछ अच्छे शॉट्स भी उन्होंने खेले। हाँ, आगा सलमान भी कल ना चल सके, 11 गेंदों पर उन्होंने 6 रन पर LBW हो गए। रिजवान और हुसैन तलत ने संभल कर खेलना शुरू किया और 45th ओवर में हदफ हासिल कर लिया। सो इट हैपेंड। वो कहते हैं ना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल्दो हम तो बिल्कुल ही घुस जाते हैं बीच में और हम एक एक करके देखते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्या होना चाहिए था, बट इन द एंड वी वन, वी नॉट जस्ट वन दिस मैच। अच्छा, मोहम्मद रिजवान ने मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी की है। रिजवान ने कल भी 61 रन बनाए। कल से शुरू होने वाली 7 मैचेस पर मुश्तमिल T20 अब ट्राई नेशन सीरीज भी रावलपिंडी में ही खेली जाएगी। मैच का आगाज होगा शाम 6 बजे। सो मौसम भी अच्छा है, क्रिकेट भी अच्छी हो रही है। अल्लाह ताला इसी तरह इस सारे सिलसिले को कायम व दायम रखे, और इस सारे में हमारे वो लोग जो सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं इन वेन्यूज़ को, इन इवेंट्स को। ये ट्राई नेशन आपने कब कहा है? वैसे मैं सॉरी कंफ्यूज हो गई थी थोड़ी सी, वो कब शुरू होगा? वो भी होने वाला ही होगा। खैर भट्टी साहब साथ है ना, उनसे पूछते हैं। सो भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद। क्या हुआ ये उतर गया? अच्छा, अभी उतारा हुआ है। भट्टी साहब और सिक्कू जी हमारे साथ मौजूद हैं। सो इट हैज़ बीन एन इवेंटफुल वीकेंड। सिक्कू भाई, भट्टी साहब, बाबर की सेंचुरी भी हो गई। आखिरी पहले बाबर की सेंचुरी की बात कर लेते हैं, बिकॉज़ वो बहुत फंसी हुई है और फिर आप दोनों हमारे साथ नहीं थे तो हमारी बात नहीं हुई। सिकंदर, आप सबसे पहले बताएं योर थॉट्स आफ्टर इयर्स ही हम कहेंगे कि ये हमने बाबर की सेंचुरी देखी है।
देखिए, सबसे अच्छी बात तो आपने ये की दोनों बच्चों को टीवी पे ले आए। वेरी वेल डन सर। मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इन बच्चों को वहां से सुबह उठवा देंगे। वेरी वेल डन। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की है इसके लिए, और इन नौजवानों का भी शुक्रिया कि इन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, और इतनी थकावट के बावजूद भी, जाहिर है एक्साइटमेंट भी होती है, थकावट भी होती है। दे वर देयर फॉर अस एंड फॉर पाकिस्तान, बेसिकली फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, पूरी आवाम खुश है। जो काम इन बच्चों ने कर दिया है ना, मजा आ गया। कल का जो है वो ठीक है, हमारी बड़ी टीम तो बड़ी टीम है, वो खेलती रहती है, जीत रहे हैं हम मुसलसल। एशिया कप के बाद से हम मुसलसल जीतते जा रहे हैं, वो तो अलग चीज़ है। मगर इन बच्चों की परफॉर्मेंस ने एक तो नया हौसला दिया है। हमारे बच्चे यंगस्टर्स का पता हमें चल गया कि वो कितने ज़बरदस्त हैं, और उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए। और ये इट्स अ वेरी बिग थिंग, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने इनको सुबह सुबह लेकर आए। और आप ये देखें ना, बाबर का खैर अपना बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बाबर जो है वो 800 दिनों के बाद उन्होंने 100 किए, वो बहुत अंडर प्रेशर थे। एक परसों उनके 100 करने से एक दिन पहले मैं और दानिश जब प्रोग्राम कर रहे थे, हमने यही कहा था कि यार ये इतना बड़ा प्लेयर है हमारा, इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इसको क्या हो गया है, कम से कम थोड़ी सी काउंसलिंग करवा दें। पीसीबी उसके साथ, हो सकता है उसकी जहनी थोड़ी सी कैफियत सही ना हो, घबराया हुआ हो। वो बड़े से बड़ा प्लेयर, मेरे ज़माने में एक बहुत बड़ा प्लेयर था कि वो समझ रहे थे कि मुझ पर जादू हो गया है, तो बहुत परेशान रहते थे। मगर जब बाद में वो रिदम में आए तो उन्होंने भी बड़े रन्स किए। तो बाबर, आई होप कि वो रिदम में आ गए और ये अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए लेके चलें। जो अच्छी बात है कि यंगस्टर्स की जो आप बात कर रहे हैं, हमने जो नया बच्चा खिलाया फैसल अकरम, उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई। और मैं रो के कह रहा था कि भाई उसको टेस्ट मैच खिला दो, इसलिए कि वो टर्निंग विकेट थे, आपने 40 साल के बच्चे को खिला दिया, वो गलत था। मैं कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करूंगा। हमें नौजवानों को बनाना है, अपनी टीम को बनाना है। तो एनीवे, जैसे आपने कहा ना, ये वीकेंड बड़ा जबरदस्त था। श्रीलंका को हमने रोका, मोहसिन नकवी साहब ने बहुत जबरदस्त काम किया, सब कुछ अच्छा हो गया। अल्लाह इसी तरह लेके चलता रहे। आमीन आमीन आमीन। भट्टी साहब, तासुरात बताएं। अच्छा, हम काउंसलिंग की अभी बात की है सिकंदर, आपने मतलब समझें कि बाबर की सेंचुरी होगी, काउंसलिंग हो गई, होपफुली हम सारों की होगी। होपफुली वो कॉन्फिडेंस जो लूज हुआ था भट्टी साहब, वो वापस आ गया होगा। देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला आपका, और पाकिस्तान टीम के साथ ऑलरेडी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एशिया कप से मौजूद है। तो जाहिर है जब साइकोलॉजिस्ट है तो काउंसलिंग तो हो रही होगी। लेकिन बड़ा प्लेयर देखें, नो डाउट बाबर, इसीलिए बार बार डिस्कस हो रहे थे कि बाबर बड़े प्लेयर थे, और 83 इनिंग्स के बाद फिर जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो जाहिर है वो बड़े प्लेयर थे, इसीलिए उनकी सेंचुरी बार बार डिस्कस हो रही थी। और बड़ा प्लेयर वही है जो अपने क्रिटिक्स को अपने बैट से खामोश करे। बयानात के जरिए जवाब देना ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख्याल बाबर आजम ने दानिशमंदी की, वो बाबर आजम ने उन्होंने इस तरह से बयानात के जरिए जवाब देने की कोशिश भी नहीं किया, आई बिलीव, ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम। बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं की। बड़े तदब्बुर का उन्होंने मुजाहिरा किया है, और जाहिर है उन पे किस कदर बेपनाह क्रिटिसिज्म हुआ है। लेकिन ही डिड नॉट, क्रिटिसिज्म भी हुआ है, बातें नेगेटिव भी हुआ है, बट ही डिड नॉट रिएक्ट टू एनी ऑफ इट। देखिए, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है रमीज राजा, कल मैं उनका एक पॉडकास्ट या वीलॉग सुन रहा था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी एक कॉफी शॉप में बाबर से जब मुलाकात हुई थी, तो बाबर के बारे में जो ट्रोलिंग हो रही थी, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो बाबर बहुत अपसेट थे। तो कहने लगे कि यही मैंने भी बाबर को मशवरा दिया था कि अपनी परफॉर्मेंस से अपने क्रिटिक्स को खामोश करो। तो मेरे ख्याल में बाबर ने बहुत अच्छा किया। उम्मीद यही है, अब चूंकि T20 वर्ल्ड कप अब तकरीबन 2.5 महीने दूर है पाकिस्तान का, ये तो वनडे सीरीज थी, लेकिन हम बाबर को वो किंग बाबर देखना चाहते हैं। कल भी वो अच्छा खेलते स्पिनर पर आउट हो गए, तो उम्मीद है कि बाबर इस फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे। रिदम में लग रहे थे कल भी सिकंदर, कल भी जो 2-4 शॉटें उन्होंने मारी थी उसमें मजा, मतलब एंटरटेन हो रहे थे। नहीं, और उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी, मतलब ही वाज एंजॉयिंग हिज ओन प्ले एज वेल। बिल्कुल, देखें जो उनके कवर ड्राइव्स वगैरह थी, कुछ तो उन्होंने बहुत ही जबरदस्त मारी थी। जो उनका रिदम है वो लगता है कि वापस आया है, वो विच इज अ गुड थिंग। मगर मैं यहाँ पे सारे खिलाड़ियों को ये बात करूंगा कि देखें, जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं तो आपकी प्राइवेट लाइफ भी खत्म हो जाती है। लोग इस बात पे भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जी आप चाय कैसे पी रहे थे, खाना कैसे खा रहे थे, इन चीजों पर भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो क्या खा रहे थे, क्यों खा रहे थे, ये सब कुछ होता है। इसलिए कि यूर अ पब्लिक फिगर, यूर अ स्टार। जब एक स्टार होता है तो सबकी नजरें उस पर गिर जाती हैं। अगर कहीं भी वो जाएंगे
हर एक की नजरें उन पे गिर जाती हैं, तो वो उनको इस चीज को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए। इसलिए मैं काउंसलिंग की बात कर रहा था। मुझे अपने जमाने का वो वक्त याद है कि जब वो जादू वाली बात हो रही थी, तो इनके ऊपर भी ये कैफियत होगी। मगर ये बहुत अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप से पहले कि वो रिदम में आ गए हैं, और अब अल्लाह करे हम इसी फॉर्म को लेके चलें। जादू वाली बातें तो आजकल भी काफी हो रही हैं, लेकिन we'll not go there. We'll not get into the जादू bit just now. लेकिन let's talk about the try. जी सिकंदर, ट्रायलेशन सीरीज की भी बात कर लें। हाँ, बहुत जबरदस्त जीत गए हम लोग, बहुत अच्छा हो गया। देखें, ये कॉन्फिडेंस लाने वाली बात है ना, कि जैसे कि बाबर ने 100 की, उसको कॉन्फिडेंस आ गया। हम बहुत और रिजवान ने भी मुसलसल 2 निस्फ सेंचुरियां की हैं बाय द वे। हाँ, इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि उनको हम T20 में लेकर आ जाए। अब बहुत हो गया, उनके 106 मैच हैं, उनके 3,500 रन हैं, तो उनको उनका एक्सपीरियंस हमें यूटिलाइज करना चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए हमें सारे जितने भी फोर्सेस हैं हम इस्तेमाल करें, जितने भी हमारा एक्सपीरियंस है हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, हम उसको इस्तेमाल करें। वो वर्ल्ड कप है, ये कोई आम सीरीज नहीं है, छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ, वर्ल्ड कप है, तो इसमें उसको यूटिलाइज करें। हाँ, तो वर्ल्ड कप के लिए देखिए, ये T20 में फॉर्म आ गई ना उसकी, तो वो वहाँ पे T20 में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस है, तो उसको आना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है। चलिए, वी आर टॉकिंग अबाउट सिकंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप, लेकिन उससे पहले कुछ और मरहले हैं ना, जैसे कि एक टीम आके बैठी हुई है अभी इस्लामाबाद में जिम्बाब्वे की, सो इट्स स्टार्टिंग टुमारो। है ना, हमारा प्रैक्टिस के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये इट्स अ गुड थिंग। ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है वर्ल्ड कप के लिए, तो वो उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो भी इस हालात में जो क्रिएट किए गए थे उसके अंदर वो आए। हमें जिम्बाब्वे का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। एब्सोल्युटली, जिम्बाब्वे का भी तहे दिल से शुक्रिया, श्रीलंका का भी तहे दिल से शुक्रिया। भट्टी साहब, तो वी आर ऑल सेट, मतलब हम बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में हैं इस वक्त। हमने माशाल्लाह मतलब ये सीरीज जीती, इससे पहले साउथ अफ्रीका वाली जो ओडीआई सीरीज थी वो जीती थी। हम अगर तो पिक एंड चूज़ होने, खैर हम तो वैसे ही हमारे फेवरेट हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ द फेवरेट राइट नाउ अगर इस ट्राई सीरीज में देखा जाए बिटवीन श्रीलंका, जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान। बिल्कुल हुमा, पाकिस्तान फेवरेट है ट्राई सीरीज में, लेकिन T20 ऐसा फॉर्मेट है कि 4-5 ओवर में मैच एक तरफ चला जाता है, 4-5 ओवर में दूसरी तरफ चला जाता है। जिम्बाब्वे वो टीम है, अगर आपको याद हो 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें हम फाइनल हारे थे, उस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को ग्रुप मैच में हरा दिया था। तो मेरा ख्याल में अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान अब जो भी T20 की लाइनअप फाइनल करना चाहता है, चूंकि वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे आ गया है, तो उन लड़कों को ट्राई कर ले, क्योंकि अब पाकिस्तान के पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा चांस है नहीं। लेकिन एक और चीज, हम T20 की भी बात कर रहे हैं, वनडे की भी बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हम टेस्ट मैच हारे थे साउथ अफ्रीका से, तो लोगों ने उस वक्त बहुत क्रिटिसाइज किया था कि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को हरा के पाकिस्तान में चला गया, लेकिन साउथ अफ्रीका ने कल जो ईडन गार्डन्स कलकत्ता में भारत के साथ कर दिया, तो साउथ अफ्रीका को बात कर लेते हैं। भट्टी साहब जरा ब्रीफ दे दें कि साउथ अफ्रीका ने भारत को 30 रन से मात दी है। मैच का फैसला एक्चुअली तीसरे दिन ही हो गया और 1-0 की बढ़तरी भी हासिल हो गई साउथ अफ्रीका को। मैच में कंट्रोवर्सीज भी काफी हुई, फिर आपको पता है गालम गलोच की भी शिकायत रही, और ये सब कुछ भी चलता रहा। भट्टी साहब देखिए, अगर और कोई टीम होती तो अब तक तो आईसीसी इंटरवीन करता और बुमराह और पंत जो थे उनको फाइन हो जाता, लेकिन चूंकि वहां पर आईसीसी पूरा इंडियन डोमिनेटेड है। मुझे याद है शाहिद आफरीदी का 2006 या 7 का एक वाकया था, जब मैच रेफरी ने शाहिद आफरीदी को चार्ज नहीं किया। उसने कहा कि मैंने नहीं देखा कि शाहिद आफरीदी ने तमाशाई के साथ बदतमीजी की थी। तो जो मैल्कम स्पीड थे आईसीसी के सीईओ, उन्होंने इंटरवीन किया, उन्होंने हियरिंग करके शाहिद आफरीदी को 5 मैचों के लिए बैन किया। तो यहाँ तो अगर मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को वो अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे जो इंडियन प्लेयर्स अदा कर रहे थे, तो जो आईसीसी के सीईओ है संजोग गुप्ता, वो तो इंडियन है, उन्होंने तो समझ लिया होगा कि वहां क्या गुफ्तगू हो रही थी। तो अब आईसीसी क्यों खामोश है? लेकिन भारत ने जो गड़ा साउथ अफ्रीका के लिए खोदा था, उसमें खुद ही गिर गया और उनको मुंह की खाना पड़ी, और फिर जो पिच बनाई गई उस पर पूरे इंडिया में साउथ अफ्रीका के हाथों शिकस्त भी हुई। ये जो आईसीसी के अगेंस्ट जो ग्रीवेंसेस है ना, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें इन द पास्ट हुई हैं, इसको भी उसमें डाल दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। तो लिहाजा हदफ जो है ना इंडिया के लिए वो 124 था और 30 रन थे और वो हार गए। अच्छा जी, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, we'll see in a bit. ओके, गुड मॉर्निंग।
जी बिल्कुल, अदबी दुनिया से के जो बड़े मेले होते हैं ना पाकिस्तान में, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा अब होते हैं, विच इज़ सो गुड। तो उसमें अदब फेस्टिवल ने अपना एक अलग मकाम है जो बनाया है, और कराची में हर साल बड़ी बाकायदगी से होता है ये अदब फेस्टिवल, और इस वीकेंड यानी हफ्ता और इतवार को भी होगा। तो इस बार भी आपको बताएं कि कई किताबें जो हैं वो लॉन्च होंगी, रूनुमाई के साथ होगी उनकी, और अदब फेस्टिवल की पहचान बन जाने वाले वो सेशंस भी होंगे जिनमें अदब, शायरी, सहाफ़त, सियासत, ख़वातीन के हकूक़ और बहुत से और टॉपिक्स हैं जिन पे बात होगी। बिल्कुल, ये सब कुछ होगा और मौसीकी भी होगी। और हमारे साथ मौजूद हैं इसकी रूह रवा अमीना सैयद साहिबा। बहुत शुक्रिया अमीना साहिबा, आपको मुबारक हो, आप हर दफ़ा हिम्मत करती हैं, आप लेके आती हैं। इस मरतबा क्या थीम है, क्या मौज़ूआत हैं, क्या ख़ास है इस फेस्टिवल में? जी अस्सलामुअलैकुम, हमारी अब ये 22 और 23 नवंबर को अदब फेस्टिवल शुरू हो रही है हैबिट सिटी में, कराची में, शाहरा फैसल और टीपू सुल्तान रोड पे, और सुबह और 12 बजे हम शुरू करेंगे दोनों दिन। इस दफ़ा हमने कुछ नई चीज़ें हमने की हैं इंट्रोड्यूस। एक तो नौजवानों के लिए क्रिएटिव राइटिंग क्लास जो ताहा कहर कर रहे हैं, और किताबें किस तरह पब्लिश करते हैं वो बच्चों के लिए मैं एक सेशन करूंगी। उसके अलावा जो और बच्चों के लिए पपेट शोज़, पूरा एक स्टैंड है बच्चों के लिए, कहानियाँ, पपेट शोज़, आर्ट। उसके अलावा जो मेन हमारा जो फेस्टिवल है उसमें एक इस साल हम एक जो लोग गुज़र गए हैं उनकी याद में हम एक शेमा सैयद एक गाना गाएंगी, और तुम याद आए, और उसके अलावा काफ़ी किताबों की रूनुमाई है। अमीना साहिबा, ये जो आपने बच्चों की बात की है ना, इज़ दिस न्यू थिंग? क्योंकि ऑब्वियसली अदब फेस्टिवल और आपसे तो हम बात करते रहते हैं, हर साल ही होता है, लेकिन ये एक नई एफर्ट है कि बच्चों को भी इस फोल्ड में लाया जाए, और ताकि ऑब्वियसली एक हैबिट फॉर्मिंग एक चीज़ होती है ना, रीडिंग हो, किताबें हो, लिटरेचर के साथ लगाव हो। असल में हम हल्का फुल्का करते हैं, इस दफ़ा हमने ज़रा ज़्यादा किया है बच्चों के लिए, और चूँकि स्टोरी टेलिंग उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, और हम स्टोरी टेलिंग इस तरह नहीं कि सिर्फ बच्चे खामोश बैठ के सुने, हम उनसे कहेंगे कि अब आप भी बताएं, आप इस कहानी को किस तरह आगे ले जाएंगे। अच्छा, इमर्सिव तो ये सारा दिन चलेगा या इसका कोई खास टाइम स्लॉट है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों को लाऊंगा। जी ज़रूर, ये वैसे तो हम रखेंगे 1 बजे से 6-7 बजे तक, लेकिन मुझे बताया गया कि नहीं, पेरेंट्स इतने देर तक नहीं बैठेंगे, तो हम क्या एज ग्रुप हम देख रहे हैं अमीना साहिबा? ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, समझिए कि 3 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे। जी, लवली। और इसमें बताइएगा मौसीकी वगैरह भी होती है, और कोई खास किताब, और अक्रॉस द वर्ल्ड कोई शिरकत करने के लिए मौजूद होगा, या फिर जूम पे होंगे लोग कुछ? जी, शंदाना मिन्हास आ रही हैं लंदन से, जो ब्रिटिश काउंसिल ने उनको बुलाया, उनकी नई किताब आई है फिरदौस नामा, और उनकी बहुत किताबें हैं, तो वो ख़ास तौर पे आ रही हैं, और उनका इंटरव्यू भी होगा उनके काम के लिए। और हमने टीवी और फिल्म पे भी, टीवी ड्रामा फिल्म पे भी एक सेशन रखा है जो खालिद अनम ने क्यूरेट किया है हमारे लिए, और उसमें जुनैद खान आ रहे हैं, अली खान आ रहे हैं। जी, साथ साथ हम देख भी रहे हैं सारे जो सेशंस हैं उनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन है, और जो हमें देख रहे हैं इस वक्त हम उनको यही कहेंगे कि दिस इज़ गोइंग टू बी दिस कमिंग वीकेंड, और बहुत सी और चीज़ें, जी बिल्कुल, बहुत सी और चीज़ें भी कराची में हो रही हैं। ये मौसम ऐसा, ये जो होता है ना एंड ऑफ द ईयर, तो बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं, और कल्चर फेस्टिवल का भी हम आप लोगों से जिक्र किया है। अमीना साहिबा, ये भी बताइएगा जो ख़ास तौर पे बुक लॉन्चेस हो रही हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा, कोशिश तो हमारी बहुत सालों से है कि हम वो प्रमोट करें, रीडिंग का कल्चर एक पाकिस्तान में होना चाहिए, जो है भी और नहीं भी ज़्यादा होना चाहिए। तो बुक्स इस हवाले से कौन कौन सी लॉन्च हो रही हैं? आर दीज ऑल पाकिस्तानी राइटर्स? जी, अथर ताहिर हैं जो लाहौर से आ रहे हैं, रोड स्कॉलर, उनकी किताब है वे सिकाडा सिंह, उसकी बुक लॉन्च है। और मियाँ रज़ा रब्बानी की जो किताब है द स्माइल स्नैचर्स, उस पर लॉन्च तो नहीं है, लेकिन उस पर एक समझिए डिस्कशन होगा, हमीद हारून और मियाँ रज़ा रब्बानी। और द आई विटनेस जो मोहम्मद सईद मेहदी ने किताब लिखी है, अभी आने वाली है, फेस्टिवल तक आ जाएगी, उस पर डिस्कशन है। उसमें शाजिया मरी साहिबा बात करेंगी, एजाज़ सैयद,
जनरल मोइनुद्दीन हैदर और मज़हर अब्बास। तो बुक लॉन्चेस तो काफ़ी हैं और बड़ी दिलचस्प किताबें हैं, आपका नई लाइनअप भी किताबें बहुत हैं। अच्छा है। ये वो लोग हैं जिन्हें लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, और ज़ाहिर है ये मौके होते हैं जहाँ पे ये लोग मौजूद होते हैं, इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है आवाम के साथ। अच्छा अमीना साहिबा, हम हर साल ही आपसे पूछते हैं और इस साल भी पूछेंगे बिकॉज नहीं द फैक्ट कि आप जो हैं मतलब ये बड़ा ज़बरदस्त काम है जो आप जिसको स्पेयर हेड कर रही हैं, बहुत सालों से कर रही हैं। चैलेंजिंग नहीं हो जाता कि हर साल एक नई चीज़ लाना, कुछ इनोवेशन करना? हाउ डू यू कम अप विद न्यू थिंग्स एवरी ईयर? वेल एक्चुअली हमारी बड़ी ज़बरदस्त एडवाइजरी कमेटी है जिसकी चेयर हैं ज़हरा निगाह साहिबा जी। तो ये नहीं कि मैं अकेली बैठ के कर रही हूँ, हम सब से मिल के आपस में बातें करते हैं। ताहा कहर भी उसके मेंबर हैं, डॉक्टर इशरत हुसैन मेंबर हैं। तो हम सब से आइडियाज़ लेकर इस साल जो हमने थोड़ी सी नई चीज़ ये की है कि जैसे ये सेशन है पावर वेमेन ऑफ पाकिस्तान, उस पर हम शुरुआत पहले जो करेंगे वो उसमें उठ मेरी जान की रेसिटेशन करेंगे। ओके। और सईद मेहदी की जो किताब है आई विटनेस, उसमें हमने एक बच्ची को बुलाया है जो बहुत अच्छा गाती है और वो भी एक गाना गाएगी। मैं उसका नाम भूल रही हूँ लेकिन रिलेटेड। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो किताबें आएंगी उससे मिलते जुलते उस थीम पे कोई गाना है तो उसकी हम लाइव सिंगिंग करवाएंगे, ताकि हम ये चाहते हैं कि हर किस्म का एक्सप्रेशन हो इसमें, लिखने का हो, गाने का हो, आर्ट का हो। बियनाले के साथ हम इस दफ़ा पार्टनरशिप कर रहे हैं। राइट। उनके कराची बियनाले, उनके 2 सेशंस हैं। अमीन गुलजी का सेशन है और जो नई किताब आई है आर्ट, स्कल्पचर, किताबें, लिटरेचर, चिल्ड्रन लिटरेचर, स्टोरी टेलिंग, तमाम ही चीज़ों का आपने अहाता किया है। Very well done, Amina Sahiba, to you and your team members. Or inshallah, this is going to be another success, another in your cap, or we shall be there too. So this is going to be packed, as we told you. This is this weekend. If you happen to be in Karachi, you know exactly where to go. बड़ी choices हम आजकल आपको दे रहे हैं भाई। सजाद अली का कॉन्सर्ट भी है 22 को, दिन में यहाँ जाएं, रात में कॉन्सर्ट अटेंड करें। केयरफुल डिवीजन करनी पड़ेगी वर्ल्ड आपको। कल्चर फेस्टिवल के तहत बाय द वे कॉन्सर्ट हो रहा है और प्लीज हमसे कोई एक्सपेक्ट ना करें कि हम किस तरह आपको एंट्री दिलाएंगे। आप जाके ऑनलाइन इसके आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से पासेस खरीद सकते हैं और आप खरीद सकते हैं और जा सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब कुछ मुश्किल नहीं होने वाला, तो लिहाजा हमारी तरफ आने की जरूरत भी नहीं होगी। बट एनीवे, सो दिस इज वन थिंग, दैट इज अनदर। लेकिन चॉइसेस हैं, बहुत कुछ आप लोग कर सकते हैं दिस वीकेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या हम बात करें? बहुत सी बातें हैं वैसे तो। हम जरा अपने शहर के कुछ मसाइल बात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हल होंगे, जल्द हल होंगे। कराची में ट्रैफिक हादसा अभी भी हो रहे हैं, हैवी ट्रैफिक से जो होते हैं, ख़ासतौर पर डंपर्स के ज़रिए शहरियों की हलाकत का सिलसिला चल रहा है। हफ्ते को नेशनल हाईवे लतीफ़ टाउन पर होने वाले एक हादसे में रक्षा ड्राइवर जहाँ बाहक हुआ, 6 अफराद ज़ख्मी हुए। डंपर की टक्कर से हाई स्पैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आपको पता है, फिर ये डंपर वाले एहतजाज करते हैं, फिर ये रोडें ब्लॉक करते हैं, फिर ये धमकी देते हैं कि हम ना कोई सामान पहुँचाएंगे। बात ये है कि वो सारे कैमरे, वो सारे ई चलान वगैरह, व्हाई हैव दे नॉट बीन एबल टू डिटर ये डंपर, जिन चीज़ के लिए एसेंशियली तो इन चीज़ों के लिए ही लगा होगा, तो आप उनको क्यों नहीं ट्रैक कर पा रहे? ये सवाल है ना कि इनकी एंट्री एग्जिट क्यों हो रहा है शहर से। What's going on over there? तो इस पे हमने जरा बात करनी है और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, he'll tell us। अच्छा जी, 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो गया है, ई चालान भी जारी हुआ। हादसे का मुकदमा दर्ज करके डंपर के मालिक शेरज़ाद। अच्छा हुमा, we also need to understand that you cannot control people and vehicle on roads. You can create a system जहाँ पे जिसको अभी ट्रेनिंग नहीं है या एहसास नहीं है, या अगर वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी सब्सटेंस है या कुछ भी है, मतलब है कि हमें जरा टाइम देना है उस सिस्टम को क्रिएट होने में। हम ये दुनिया में कहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हादसा एलिमिनेट हो जाएंगे? नहीं होंगे, हादसा होगा। लेकिन हादसे को कम करने के लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा और जाहिर है वो सिस्टम सही से बना के इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। काशिफ, क्या हाल है आपका? प्लीज उस सिस्टम के हवाले से बताइएगा कि वो सिस्टम क्या काम कर रहा है। ये जो पहले तो ये बताइए ना, बगैर ट्रैकर के डंपर, ट्रेलर, कंटेनर क्या है, और ये जो पानी जिसमें आता है हमारे घर, वाटर टैंकर लाना मना है। इस पे लगा हुआ था वो डैश कैम, इसका फिटनेस सर्टिफिकेट था, इसमें ट्रैकर था? बिल्कुल नहीं था अब्दुल्ला हुमा। जो रज़ाकाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें रिक्शा ड्राइवर को
जो है वो टक्कर लगी और उसके बाद रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही जाँ बाक हो गया और इसमें 2 से 3 अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े के ऊपर ही जो है वो पहला ई चालान जो सबसे बड़ी कीमत का हुआ 1 लाख रुपए का हुआ। हमने पहले भी इस चीज़ पे डिस्कस किया कि आया ये ई चालान बड़ी गाड़ियों के कैसे होंगे, तो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के पास ये प्लान था कि जो ट्रैकर है वो लगे होने चाहिए, डैश कैम मतलब फ्रंट कैमरा गाड़ी के ऊपर और बैक कैमरा जो है वो लगा होना चाहिए। इसमें एक कन्फ्यूजन ये है कि जो डंपर एसोसिएशन है या फिर बड़ी गाड़ियों के जो भी ड्राइवर हैं उनकी जानिब से ये कहा जाता है कि अगर वो ट्रैकर अपनी मदद आपके तहत लगाएंगे तो वो उसका एक्सेस जो है वो ट्रैफिक पुलिस को क्यों दें, और वो नहीं देंगे इस हवाले से। तो इस पे इनकी वो अपनी मदद के लिए लगा रहे हैं, वो क्यों अपने आप को पकड़वाएंगे? बिल्कुल, और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि आप खुद जो है वो ट्रैकर लगाएं गाड़ी पर और लगाने के बाद उसका एक्सेस जो है वो ट्रैफिक पुलिस को दिए। तो इस पे बड़ी कंफ्यूजन है और इसी पर जो है वो सबसे बड़ी जो जुर्माना है वो रखा गया है और 1 लाख का जो पहला चालान है वो हो गया है। इसके साथ साथ एक बड़ा मसला ये भी है कि हमने पहले भी जैसे कि इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि जो गाड़ियाँ बड़ी हैं उनके या तो जो ड्राइवर हैं वो यहाँ के मकामी नहीं हैं और उनके जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी इस सूबे के नहीं है। फिर जो गाड़ियाँ बड़ी हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ के नहीं है। ज़्यादातर गाड़ियाँ जो है वो बलूचिस्तान की हैं, जो हैवी गाड़ियाँ, और वो कराची जो है वो आती हैं और यहाँ से फिर जाती भी हैं या फिर कराची के अंदर ही काम कर रही हैं। तो इन गाड़ियों के भी चालान नहीं हो सकते। उसका बेसिक रीज़न ये कि 27 अक्टूबर को ये तमाम तर ई चालान का सिस्टम शुरू हुआ है और जिसकी बाद से लेके अब तक इतना बड़ा डेटा जो है वो मुरतब नहीं किया गया है। दूसरे सूबों का डेटा जो है वो लिया जा रहा है। इसको एक मैकेनिज्म के तहत जो है वो पूरा प्रॉपर बनाया जाएगा। उसके बाद आप किसी भी दूसरे सूबे की गाड़ी को चालान कर सकते हैं। तो इनको रोकने के लिए अगर आप ई चालान नहीं कर सकते तो इनको तो पुलिस वाले रोक सकते हैं ना। तो ये जाहिर है उनकी ड्यूटी ख़त्म की गई जहाँ जहाँ ई चालान का सिस्टम नाफिज हो गया, लेकिन इसमें ऐसे रूट भी आते हैं जहां सिस्टम नाफिज है, जहां से इस हैवी ट्रैफिक ने गुजरना होता है। तो क्या पुलिस एहलकार अभी अपनी इन इलाकों में ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं? नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनकी मेन पावर को बिल्कुल चालान के लिए या वॉल्यूशन के लिए हटा दिया गया है। सिर्फ उनका ये काम है कि ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। आईजी साइन की जानिब से क्लियर डायरेक्शन दे दी गई है। यही एक बड़ी वजह है कि जो इनके टाइम मुख्तस किया गया था इस ई चालान से पहले जो काफ़ी टाइम से ये चल रहा था वो भी अब ख़त्म हो गया है और ये किसी भी वक्त आपको सड़क पर नज़र आते हैं। इनकी स्पीड लिमिट रखी गई है 30 और 30 से ऊपर डंपर्स की स्पीड लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जब भी सड़क पर देखेंगे इनको तो इनकी स्पीड इससे ज़्यादा होगी क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं है। काशिफ, ये जो चूंकि हमने अब ये डिटर्मिन कर ही लिया है कि ज़्यादातर ये जो होते हैं दे आर रजिस्टर्ड इन बलोचिस्तान, तो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जहां कैमरे भी बताया गया है कि लगाए हैं और ये भी कहा गया है कि मैंडेटरी करेंगे कि नंबर प्लेट्स जो हैं वो रीडेबल नंबर प्लेट्स हों। उस पे कोई प्रेशर नहीं है कि यू कैन नॉट एंटर द सिटी अगर आपका नंबर प्लेट ही रीडेबल नहीं होगा। मतलब बड़ी बेसिक सी चीज जो कुछ महीने पहले हमने बड़ी कितना मुश्किल है इनको रोक के कहना कि जी आप काम नहीं कर सकते, आप ये प्री रेक्विजिट पूरा कर। और ये इतना बड़ा प्री रेक्विजिट ये बस कर लो, किस बात से डर रहे हैं और फिर क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा इसी बात पे कि आप एंटर ही नहीं कर सकते जब तक ये ना हो। देखिए ई चालान के लिए जो सेफ सिटी के कैमरे हैं वो तो अभी लगाए गए, लेकिन जो शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वहाँ S4 का मंसूबा पहले से लगाया गया और वहाँ इस तरह के कैमरे लगाए गए। लेकिन सिचुएशन ये है कि वहाँ से जब कोई गाड़ी एंटर होती है तो उसके पास भी उसका जो डेटा है वो भी S4 के जो कैमराज हैं या फिर सेफ सिटी के जो कैमराज हैं इनको आपस में कनेक्ट किया गया तो उसका भी डेटा इनसे मैनेज नहीं हो रहा। वहाँ से भी जो डेटा है वो नहीं है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ शहर के अंदर दाखिल होती हैं। डेटे के मुताबिक ये भी बताया गया कि 40,000 के करीब रोजाना की बुनियाद पे हैवी गाड़ियां शहर के अंदर दाखिल भी होती हैं और शहर से बाहर भी निकलती हैं। तो इन गाड़ियों को भी नहीं रोका जा रहा है। इवन दो कि जो वाटर टैंकर हैं या फिर डंपर्स हैं या फिर ट्रेलर हैं जो शहर के अंदर ही काम कर रहे हैं उनका भी कोई डेटा ट्रैफिक पुलिस के पास अब तक नहीं है और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि डेटा बैंक बनाया जा रहा है और दूसरे सूबों से दिया जा रहा है। ये 52,000 चालान उस दिन हमारी बात हुई थी ना, 48 हम बता रहे थे, आपने कहा था 52 हो गए अब तक। 52,000 ऑलमोस्ट 48,000 से ज़ायद चालान हुए हैं। इसमें कितने कार वालों को हुए हैं, कितने मोटरसाइकिल वाले को हुए हैं, कितने चिंची रक्षों वालों को हुए हैं, रक्षों वालों को हुए हैं, बसों को हुए हैं, डंपर्स के भी हुए हैं कि नहीं हुए? कोई ये आ गई है डिवीजन हमारे पास? बिल्कुल हमारे पास ये डेटा है और अब तक जो चालान हुए हैं वो 63,000 के करीब हो चुके हैं। उन 63,000 में से बेशतर जो लोग हैं उनकी जानिब से
शिकायत भी दर्ज करवाई गई हैं, जबकि सबसे ज़्यादा आपने चालान पूछा तो सीट बेल्ट ना पहनने के चालान जो हैं उस हवाले से बताया गया कि 18,000 के करीब ये चालान हुए हैं, जबकि 16,000 से ज़ायद चालान जो हैं वो हेलमेट ना पहनने पर हुए हैं। और सबसे ज़्यादा चालान हो भी इन्हीं पर रहे हैं कि इसी तरह के चालान हैं जिसमें सीट बेल्ट ना पहना गया हो या फिर हेलमेट ना पहना गया हो। उसके बाद जो तीसरे नंबर पर आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि रॉन्ग वे का इस्तेमाल या जो सिग्नल की रेड लाइन बनाई गई है उससे बाहर निकल के गाड़ी को लेकर जाना, तो इस हवाले से भी चालान जो है वो ये 63,000 का जो फिगर आप दे रहे हैं, मतलब ये 63,000 डिफरेंट चालान होंगे और इनमें से किसी के 2-3 बार चालान भी हुए होंगे, मतलब रिपीट ऑफेंडर्स या दोबारा से वायलेशंस हो रही हैं, एक ही बंदे पे बहुत से चालान आ गए, ऐसा भी कुछ चल रहा होगा? बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। और जिस शख्स का दोबारा चालान आया है उसका जो पहला चालान जो उसने माफ करवाया है वो दोबारा लग कर आया है। अब तक जो अच्छी बात है, मतलब ये टेंशन वाली बात है। नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, ये तो डिटाई से रोकने वाली बात है कि जी हम कैंसिल करा लेंगे इसलिए करते जाओ। नहीं जी, ये अच्छा कैंसिल कराएंगे पहले वाला तो दूसरे में पहले वाला लग के आएगा। वेरी नाइस जी काशिफ। अच्छा, एसएमएस आता है इस पे उस रजिस्टर्ड नंबर के अगेंस्ट जिसके नाम व्हीकल रजिस्टर्ड है, एसएमएस तो नहीं आ रहा? एसएमएस नहीं आ रहा, लेकिन इसकी आड़ में फेक एसएमएस, जब ये सिस्टम शुरू नहीं हुआ था तब तो मैसेजेस आ रहे थे, और लेकिन अब जो है वो इस किस्म का एक लिंक आ रहा है कि अगर आप वो लिंक एंड्रॉइड फोन में खोलते हैं तो वो आपका एंड्रॉइड फोन हैंग हो जाता है, और अगर आप आईफोन में खोलते हैं तो वो फिर आपको ये बताता है कि आप बहुत शुक्रिया काशिफ, टाइम खत्म हो गया, लेकिन काशिफ से ये भी पूछना था कि इस तरह से मतलब चालान कितने दिए गए हैं? माफ तो करा ही रहे हैं, हमें पता है लोग जो माफ करा रहे हैं, लेकिन दिए किसने? और फिर आप कह रहे हैं एसएमएस पे आ जाता है, तो मैंने तो एसएमएस चेक नहीं, एसएमएस नहीं आ रहा, फेक आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आ रहे हैं। उसके चक्कर में ना पड़े आप। मैसेजेस चेक करो, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग। लग रहा है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, once again कह दिया, लगता आपकी आवाज़ से दूसरा लगा घंटा जैसे था ना अभी यार। शुरू हुए हैं। खैर एनीवे जी, अब ये जो बात हम कर रहे हैं, ये बात जो है ना, ये पूरा वीकेंड इस पे बात होती रही है, और बड़े ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट से भी अगर देखा जाए तो यू आर जस्ट एक्चुअली काइंड ऑफ स्टन्ड टू हेयर द डिटेल्स। इमरान खान पर जादू टोने की सियासत और पीटीआई हुकूमत पर बुशरा बीबी के मुकम्मल कंट्रोल के इल्ज़ामात हैं तो वैसे पुराने, तो इतनी नई बात भी नहीं है, लेकिन बरतानवी जरीदे में शाया होने पर पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर हलचल मची है। पीपल आर रियली इन्वेस्टेड एंड दे वांट टू नो, बिकॉज इस किस्म की कहानी कुछ अनरियल सी लगती है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक इन दिस डे एंड एज अभी भी ऐसा हो रहा होगा, सवाल ऐसा उठना स्टार्ट हो जाता है। ये कहानी ज़ाहिर है पुरानी है, पहले भी इस बारे में बात होती रही है। कहानी पता है, पाकिस्तानी सोसाइटी और पाकिस्तानी सियासत की बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कहानियां ना सबको पता होती हैं। You know, almost everybody know about it, and then जब आती हैं तो कहते हैं हमें तो कोई कुछ नहीं पता था। नहीं, पता भी होती है, लेकिन कुछ कॉन्फर्मेशन उस तरह नहीं होती। खैर एनीवे जी, द इकोनॉमिस्ट की हम बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट में लिखा है कि बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकरीरों पर तकर्रीरों पर असर अंदाज होती थी, और हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाक़यात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता था, जो आगे बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे, और जब ये पेश गोइयां दुरुस्त साबित होती थी तो खान साहब का एतकाद इन पे बढ़ जाता था। तो बेसिकली इसका प्रेमिस ये भी तो है that things were being fed, things were being fed, and this was also a part of the plan. Yeah, she was also a part of the plan. I mean that is how it seems. आगे बताएं। So yeah, तो ताकतवर हल्के क्या इनको भी इस्तेमाल करते रहे, और इनको भी किस तरह एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए इस सारी बिसात में रखा गया, इसका हिस्सा बनाया गया। This is also clear, and obviously she knew all this. So लेकिन क्या कहते हैं ना कि अंधा क्या जाने तो आंखें। सियासी मुखालिफिन तो वैसे अपनी ही सियासी हरीफों की कमज़ोरियों की ताक में रहते हैं। हुकूमत इस रिपोर्ट को लेकर इमरान खान उनकी अहलिया को एक बार फिर आड़े हाथों ले रही है। तहरीक इंसाफ हमेशा की तरह इल्ज़ामात से इनकार कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान किया है। पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ऐलानात तो खान साहब भी बहुत इससे पहले और इतनी ज़्यादा और चीज़ें इन द पास्ट आ चुकी हैं जिन पे अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आपको सू कर देना चाहिए था। अब तो सालों गुजर चुके हैं, आपने क्यों नहीं किया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अब समझते हैं कि इकोनॉमिस्ट ने जो लिखा 100% दुरुस्त लिखा। पीटीआई दौर में मुल्क की कमांड जादू टूने के हवाले थी। जनरल फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था, और इमरान खान को भी पीटीआई वाले बरतानवी जरीदे के खिलाफ अदालत जाएं, ये कहा है ख्वाजा आसिफ ने, मशवरा दिया उन्होंने।
तो चीज़ें सामने आई हैं कि एक वज़ीर आज़म का या वज़ीर आज़म का जो उम्मीदवार था फिर बाद में वज़ीर आज़म बना, उसके ऊपर जो है वो जादू टोने का जो है असर था। पाकिस्तान की सलामती वो जादू टोने के हवाले हो चुकी हुई थी। बुशरा बीबी तो एजेंसियों के लिए काम कर रही थी, उस वक्त जनरल फैज़ के लिए काम कर रही थी, और उनको जो फीड किया जाता था वो आगे इमरान खान को बताती थी। वो दूसरे तीसरे दिन जो है सच साबित हो जाता था। तो इमरान खान को समझा ये रूहानी जो है इनके पास ताकत है, इनको पता होता है ये होने वाला मामला है, लेकिन जो उसका टोटल कंट्रोल था इस खातून के ज़रिए वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के पास था। जनरल फैज़ ने कोर्ट को भी कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल किया हुआ था, और साथ इमरान खान को उसकी बेगम के ज़रिए कंट्रोल किया हुआ। वो कितना पावरफुल आदमी था। और उसका पीछे जो शीरबाज जो थी, चप्पर चाँच थी, वो तो बाजवा साहब की थी। और इन्हीं के क्या इस औरत की सारा कच्चा चटा जो है वो इमरान खान को जब फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब DGI से उन्होंने लिख के दिया, रिपोर्ट किया, और वो नाराज़ हुए, जिसकी वजह से इनको ISI की कमांड से जो है हटाया गया। चेयरमैन साहब जो हैं इनकी पार्टी के, कौर साहब, वो कहते हैं कि हम मुकदमा करेंगे, उनको मुकदमा ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, PTI वैसे जो है ना, या PTI के चाहने वाले या उशाक जो हैं इसे अपने बानी की शान में गुस्ताखी समझ रहे हैं, लेकिन अगर इसे पढ़ें और समझें तो एक्चुअली ये आर्टिकल उस वक्त की मुक्तदरा को कटहरे में लाता है, और किस तरह से वो चीज़ें मैनिपुलेट करते थे, चाहे जनरल फैज हो या उनके साथी हों, एक्चुअली उनके किरदार पे ज़्यादा सवालात उठाता है। You really expect कि people are going to read and research, और मतलब ये ऐसी बातें निकालेंगे? कोई नहीं, मतलब इधर ही है जहाँ तक बात है। इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी का मामला हो, बाबा फरीद के मज़ार पर माथा टेकना हो, या सऊदी अरब की ज़मीन पर नंगे पाँव चलना, लोग इमरान खान के इन इक़दामात को बुशरा बीबी के रूहानी मशवरों से जोड़ते आए हैं। अब तक तो यही हुआ, और अब गैर मुल्की जरीदा बता रहा है कि इमरान खान हुकूमती फैसले बुशरा बीबी के ज़ेरे असर करते थे। Now that is taking it too far. You know, if he was going barefoot and all that, that's another story and altogether. और आपको पता है ना, बनी गाला के कसाई का भी पूरा इसमें अकाउंट है, उसमें इंटरव्यू है उनका, और वो कसाई बड़ा डाई हार्ट फैन है इमरान खान साहब का। वो 2 दफा गिरफ्तार भी हो चुका है। तो बता क्यों रहा है? लेकिन वो तो बता रहा है, और उसके बावजूद ज़ाहिर है उससे पूछा जा रहा है तो वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब उसको नहीं लगता ना कि ये सब कुछ गलत है, उसको नहीं गलत लग रहा होगा, तभी उसने शेयर किया, एक्सपोज किया किया। आप अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में करें तो शायद गलत ना भी हो, लेकिन अगर वो सारी चीज पूरे मुल्क को आपने आरे लगाया हुआ है और फैसले भी उसी के ज़ेरे असर हो रहे हैं, तो देन देयर इज इट्स क्वेश्चनेबल। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। हाँ, या तो आपका बिल्कुल ही प्राइवेट अमल, हाँ, अगर आपकी अपनी जात तक है तो करें भाई, कौन रोक रहा है? ये जो भी आप कर रहे हैं, जो भी अमलियात हैं, या जो भी आप कर रहे हैं, इसको जो भी कह लें, वो उसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी, आपके घर वालों, आपके बच्चों की, आपके रिश्तेदारों, मतलब जो भी है। मगर अगर आप मुल्क के फैसलों पर इस तरीके से इम्पैक्ट डालने की कोशिश करें, देन वो चीज़ पब्लिक डोमेन में आती है, डिस्कस भी होती है, और उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। लेट्स टॉक टू उमर चीमा। उमर चीमा हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। उमर, इमरान खान और बुशरा बीबी की जो शादी की कहानी थी वो आप सबसे पहले सामने लाए थे, और उसके बाद से अब तक इतने सालों में ये सब कुछ बहुत मरतबा सामने आ चुका है कि बुशरा बीबी का असर किस हद तक रियासती मामलात में भी था। तहरीक इंसाफ का इस पर नाराज़ होना, तरदीदें सब कुछ करना, क्लैरिफिकेशंस वो दे रहे हैं, ये समझ आता है आपको? क्योंकि ये इनमें से कोई भी बात एज सच उस तरह शॉकिंग या नई नहीं है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिस्ट वाला मजमून है ना, ये मुझे बड़ा मुनफरद सा लगा है। ये बात दुरुस्त है कि मैंने इमरान खान की शादी के हवाले से बुशरा बीबी के साथ जो शादी हुई उस पर मैंने रिपोर्ट किया था। बाकी जो चीज़ें बुशरा बीबी के हवाले से आती थी ना, वो ज़्यादातर एक सीना गज़ट की शक्ल में थी, या एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि किसी को बड़े मोतबर जरीदे में कोई इस तरह से पहले ज़िक्र नहीं आया, और इतना डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, और फिर हर टॉपिक पर जो भी बात की गई है उस पर जो मुतलका लोग हैं उनका मौक़िफ़ लिया गया हो। जैसे इसमें जैसे कोई जादू टूने का जिक्र है, उसमें एक कसाब है जो कि उनको जाके काले बकरे की जो सिरी है वो जितने आर्डर करते थे वो दे कर आता था, या बकरे जो है वो जाकर पेश करता था, उसका भी मौक़िफ़ लिया गया है। जो और उनके घर के मुलाजम थे जो कि ऐसा करते थे, उनसे भी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से ये बात हुई है। ये कोई सिंगल सोर्स ख़बर नहीं थी। मैंने जब पढ़ा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें रिफ़्रेश भी हुई मेरे माइंड में, और
कई लिहाज से ज़रा मुनफरिद भी लगी और ख़ास तौर पे जर्नलिस्टिकली स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग सोर्स वो मुझे खबर नज़र आई, रिपोर्ट नज़र आई। दूसरा इसमें कि पीटीआई वाले जो हैं उन्हें खामोश रहना चाहिए था, ये नहीं, मेरा ख्याल है कि ये हमारी कोई ज़्यादा ही तवक्कुआत हैं। पीटीआई वाले इस तरह खामोश नहीं होते, उनकी एक स्ट्रेटजी भी है कि वो अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ या ऐसी आवाज़ जो कि किसी लिहाज से काबिल एतराज़ हो तो वो उसको खामोश कराने की कोशिश करते हैं। इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया है और इसमें एटलीस्ट काफ़ी लोग जो हैं वो डिफेंसिव भी हो जाते हैं और ये एक बड़ा एक नो गो एरिया बन जाता है जी कि आपने इस पर बात नहीं करनी। तहरीक इंसाफ ने आपको पता है हस्ब तवक्को इकोनॉमिस्ट की स्टोरी पर रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि बातें बार बार ना दोहराई जाएं तो उसका वाहिद रास्ता तो यही है कि वो अदालत जाएं, इकोनॉमिस्ट पर केस करें, जैसा डेली मेल पर शहबाज शरीफ साहब ने किया था। आपको मतलब लगता है करेंगे? यूके की कर रहे हैं, वहाँ तो बड़े आराम से बड़ी जल्दी फैसले भी होते हैं। यस दैट्स राइट। ये जिस तरह मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि जिस बारे में भी रिपोर्ट किया है उधर से जिस बंदे का भी जिक्र किया है उसका मौक़िफ़ लिया जा सके, और मेरा ख्याल है कि उनकी बैक ऑफ माइंड पे यही चीज़ थी कि कोई ऐसी चीज़ डेफेमेटरी ना हो कि जो उनके लिए बाद में कोई बरतानिया की अदालत में पहुंच जाए और उनके लिए मसाइल पैदा हो जाएं। तो लिहाजा एक लीगली बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, यानी कि उसके ख़िलाफ़ केस ये क्या करेंगे आई डोंट नो। जो भी इल्ज़ामात का जिक्र है उस पर मौक़िफ़ जब ले लिया तो मेरे ख्याल है कि अदालत के लिए काफ़ी होता है। तो थ्रेट देना कि हम जो है इसके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे और थ्रेट को एक अमली जामा पहनाना, ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता कि वो ये काम करेंगे। ओके गॉट इट। उमर ये भी बताइएगा कि स्टोरी के साथ साथ एक और स्टोरी भी चल रही थी और वो थी जेफरी एप्स्टीन वाली स्टोरी। उस पर हुकूमत तो काफ़ी ऑब्वियसली खुशी होना है, उन्होंने ताने वगैरह भी दे रही है, लेकिन असल बात तो ये है कि इसका कोई सियासी इम्पैक्ट, कोई ग्राउंड लेवल पर असर नजर आए तो क्या इमरान खान के चाहने मानने वालों में आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा? डू यू सी इट हैपनिंग? जो जिन स्टोरीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं मेरे ख्याल कि इससे कोई 10 गुना बड़ी स्टोरी भी आ जाए पीटीआई वालों पर इसका कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। मुझे इस दौरान जो एक बात याद आ रही है वो सदर ट्रंप की याद आ रही है कि 2016 में उनसे किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप मीडिया के इतने खिलाफ क्यों हैं, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क टाइम के, वाशिंगटन पोस्ट के, CNN के। तो ट्रंप ने कहा, उसने कहा कि ये मेरे बारे में बड़े क्रिटिकल हैं, मेरे बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, तो मैं इनको इसलिए डिस्क्रेडिट करता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो इन पर शक की नज़र से देखें और इनको पढ़ें मत, इनसे दूर रहें। तो मेरा ख्याल है कि ये काम पीटीआई ने भी किया हुआ है, तो लिहाजा जो भी स्टोरी छपेगी पीटीआई वाले उस पर यकीन नहीं करेंगे। कोई ऐसा इम्पैक्ट मुझे इस हवाले से नज़र नहीं आता। अगर कोई सारी बात कोई दुरुस्त मान भी ले तो वो कहेंगे जी कि इन्होंने ना टाइम गलत पे चलाई है कि इस टाइम इमरान खान जेल में था और इन्हें ये है कि इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, लिहाजा इन्होंने इसलिए चलाई है। तो इस तरह का कोई ना कोई एक्सक्यूज़ वो पेश करके अपने आप को मुतमिन कर लेंगे। तो इस तरह की कोई तवक्को रख के अगर कोई स्टोरी करता है तो मेरा ख्याल है कि उसका कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, यानी कि पीटीआई का वोटर इससे कुछ ज़्यादा मुतासर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी खबर, कोई भी स्कैंडल, कोई भी हकीकत पीटीआई के सपोर्टर्स से को असर, प्लीज बंद करें, उसको असरअंदाज नहीं कर सकती और उनको इमरान खान से दूर नहीं कर सकती। If I am somebody and I have those kind of supporters, तो किसको ऐसे सपोर्टर्स नहीं चाहिए, है ना? मतलब why not? तो फिर तो अच्छी बात है, डटे रहें, बिल्कुल ठीक है। मतलब if that is what you want, that is what you should get। अच्छा आगे चलते हैं। हैदराबाद में जी क्या हुआ? हैदराबाद में पटाखे की फैक्ट्री में ज़ोरदार धमाके में जाँ बहक होने वालों की तादाद जो है वो 9 हो गई। ये सैटरडे मतलब आप अंदाज़ा करिए, दिस ऑल्सो हैपेंड ओवर द वीकेंड। और धमाके से पूरी फैक्ट्री की इमारत जो है ना वो ज़मीन बोस हो गई। और ये धमाका थाना बी सेक्शन के हदूद लगारी गोट में फैक्ट्री में अचानक आग भड़कने के बाद आया और धमाके से पूरे इलाके में अफरा तफरी में आप अंदाज़ा कर सकते हैं वो आवाज़ क्या होगी। लोग आवाज से खौफ हो गए होंगे, घरों से बाहर निकल आए। यही होता है भाई। पता चला कि फैक्ट्री मालिक ने मुबैना तौर पर ये फैक्ट्री सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाई थी आतिशबाजी के लिए। जिस जगह का NOC लिया गया था ये वो जगह नहीं थी,
मतलब जहां फैक्ट्री बनाने के लिए NOC लिया गया था। गुज़श्ता 10 रोज़ के दौरान हैदराबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में होने वाला ये दूसरा धमाका है और नारेजानी फाटक के करीब आतिशबाजी के गोदाम में धमाके से 18 साल का लड़का झुलस गया है, शदीद झुलस गया है, 3rd डिग्री बर्न है। शहरियों में तशवीश पाई जा रही है, न जाने रिहायशी इलाकों में और कैसी इतनी इमारतें हैं जहाँ ये काम हो रहा है। मतलब ऐसा हो नहीं सकता ना कि ज़िले इंतज़ामिया इन फैक्ट्रियों और गैर कानूनी कारखानों से वाकिफ़ ना हो, और अगर ये नाअहली है और वाकई ना वाकिफ़ हैं तो फिर तो बहुत सवाल है, फिर तो बहुत सवाल जो हैं वो बनते हैं। और मालिक भी पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, ये भी हमें पता करना है। अली नईम नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदराबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली नईम, पहले बता दें कि जो रिस्पॉन्सिबल है इसके, जैसे कि जो मालिक है इस फैक्ट्री का, जिसने क्लियरली ज़मीन जो है वो जहाँ का NOC लिया हुआ था वहाँ ये फैक्ट्री नहीं थी, मतलब कितने लेवल पे ये कोताहियाँ हो रही थी, पकड़ा गया वो बंदा? जी, फैक्ट्री के मालिक की अगर बात की जाए तो इसका नाम असद खान है और वो अब तक मफरूर है पुलिस के मुताबिक। और इस हवाले से FIR का भी दराज किया गया है जिसमें जो फैक्ट्री का मालिक है असद खान और उसके पार्टनर हैं 4, उन सबको नॉमिनेट किया गया है। कत्ल बिल सबब की इसमें दफ़ात शामिल की गई हैं और इसके साथ ही साथ एंटी टेररिज्म एक्ट की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो कोताही और लापरवाही बरतने की दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई हैं। फैक्ट्री का मालिक अभी मफरूर है, पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि उसको गिरफ़्तार किया जा सके, लेकिन वो अब तक मफरूर है और ताहाल पुलिस के हाथ नहीं आ सका है। इस धमाके के अंदर अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। जिस दिन ये धमाका हुआ था उस दिन अगर हमारे कैमरामैन काजी शकील से मैं कहूँ तो वो दिखाएंगे आपको, ये वो स्पॉट है जो कि इस वक्त यहाँ पर इस वक्त स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर छत थी, वेयर हाउस था। जब धमाका हुआ है तो वो छत जो है ज़मीन बोस हो गई है और उसके नीचे जो यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स थे, तकरीबन 13 उनकी तादाद थी, वो इसके मलबे के नीचे आ गए और पूरी तरह से झुलस, क्योंकि धमाका बहुत शदीद था और झुलस गए। उसके बाद ये जहाँ पे छत गिरी है उसकी यहाँ इस छत के नीचे से काफ़ी लोगों को निकाला गया जो छत के नीचे नहीं आए थे, उन लोगों को पहले निकाल के हॉस्पिटल भेजा गया। उस 15 तारीख को 7 अफराद की लाशों को निकाला गया था यहाँ से और 7 अफराद ज़ख्मी थे जिन्हें सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उन 7 ज़ख्मियों में से 3 जो ज़ख्मी थे शदीद, उन्हें कराची सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 2 जो ज़ख्मी थे वो जाँबर ना हो सके। इस तरह से मजमूई तौर पर इस वाक़े में जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी तादाद 9 हो चुकी है और 4 अफराद अब भी ऐसे हैं जो ज़ेरे इलाज हैं। अच्छा, ये ज़ेरे इलाज वालों की हालत कैसी है? क्योंकि बड़े शदीद झुलस जाते हैं लोग, ज़ाहिर है, और फिर इलाज भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि अगर किसी ने सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ हो तो हम ये कैसे समझें कि सरकारी ज़मीन पे किसी ऐसे आदमी ने कब्ज़ा कर लिया जिसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, जो लोगों को जानता नहीं होगा, जिसकी ऐवान इक़्तिदार में इनरोड्स नहीं होंगी। सो ये जो मालिक हैं इनका क्या बैकग्राउंड है? देखिए अब्दुल्ला, ये बेसिकली कच्चे का इलाका है और कच्चे के इलाके में अलॉटमेंट होती हैं। कच्चे के इलाके जो हैं वो पूरी तरह से आबाद होते हैं, जहाँ पर घर भी होते हैं, जहाँ पे बिजली के मीटर भी होते हैं, गैस के कनेक्शन भी होते हैं, खेती बाड़ी भी होती है और दीगर उमूर भी अंजाम दिए जाते हैं। आपको याद होगा हम सैलाब के दिनों में जब कवरेज कर रहे थे तो उस वक्त भी ये जो है बात बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आ रही थी कि कच्चे के इलाके में घर है तो कच्चा बहुत ज़्यादा आबाद होता है। इसी तरह से इस कच्चे के इलाके के अंदर यहाँ पे ये जो है वेयर हाउस कायम किया गया था। अच्छी बात यह है कि ये आबादी से दूर था, क्योंकि जिस नौयत का यहाँ पे धमाका हुआ है, जिस नौयत का यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, अगर ये शहरी आबादी में होता तो इस नुकसान इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता था। लेकिन ये कच्चे के इलाके में है और चारों अतराफ खेत हैं, तो यही वजह है कि सिर्फ वही लोग जद में आए जो इस वक्त इस वेयर हाउस के अंदर मौजूद थे। तो कच्चे के इलाके के हवाले से अगर बात की जाए तो इसके अंदर बाकायदा सरकार की जानिब से अलॉटमेंट भी की जाती है ज़मीनों को आबाद करने के हवाले से, और इसी वजह से यहाँ पर लोग आबाद भी होते हैं। एक दफ़ा फिर ये बताएं कि उस वक्त इस फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे होंगे, कितने लोग मौजूद थे? हुमा, इस हवाले से जो पुलिस का कहना है वो ये पुलिस ने यही बताया है कि उस वक्त यहाँ पर 13 लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और वो 13 में से 9 जो हैं वो ऑब्वियसली इस हादसे में जल भी गए और ख़त्म हो गए, लेकिन 13 में से 9 यानी बाकी 5 बच गए। नहीं, बेसिकली ये जो इस हादसे के अंदर जो
तादाद फिगर सामने आई थी वो 7 अफराद जो थे वो जहाँ भाग हुए थे। पहले रोज़ की बात की जा रही है जो मैं कर रहा हूँ, और 7 लोग इसके अंदर ज़ख्मी हुए थे। उन 7 लोग में जो ज़ख्मी हुए थे उनमें एक खातून वो थी जो इस ब्लास्ट के रेडियस के अंदर, जो इस ब्लास्ट के बाद यहाँ पे इस वेयर हाउस का जो मलबा उड़ा था तो उस मलबे की जद में एक खातून भी आई थी। तो इस तरह से ये मजमूई तौर पे 14 लोग थे जिसके अंदर 7 जाबाज थे और 7 जख्मी थे। कुछ कर रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं, क्यों कैसे भाग गया ये बंदा? जी पुलिस का ये कहना है कि उस वक्त शायद यहाँ पर ये मौजूद नहीं था, अगर क्योंकि वेयर हाउस के अंदर इस पटाखा फैक्ट्री के अंदर जो लोग थे वो तमाम के तमाम इस जद में आए। ट्रेस करें, कुछ जी भी निकालें। बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि इस हवाले से पुलिस का कहना है कि इस हवाले से मुसलसल कोशिश की जा रही है और पुलिस अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार ला रही है। इस हवाले से कुछ हमारे पास इतलात हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया भी गया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस चीज़ के हवाले से कोई तस्दीक नहीं की है। पुलिस का ये कहना है कि मालिक को गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं और तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया जा रहा है। शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा जी, किसी को पता हो कौन मालिक है तो आप रिपोर्ट नहीं पता है, आप बता, नहीं मतलब कहाँ है कौन तो पता ही है सारों को, मतलब हम नाम ले रहे हैं लेकिन किधर है तो प्लीज़ पकड़वाएं। मतलब दिस, लुक एट दिस। और बिसाइड्स वो जो जगह दिखा भी रहे थे अभी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली नईम, वो तो एक कोई खेत टाइप लग रहा था जिसमें एक फैक्ट्री बनी हुई है। देयर वाज नथिंग, नो अदर स्ट्रक्चर अराउंड इट एट लीस्ट। बट जाहिर है आपको पता है इन माहौल कोई सेफ्टी मेजर्स इसका नाम भी नहीं पता होगा कि किस तरह संभालना है माल और क्या इक़दाम होने चाहिए। और ये बड़ी बात है कि सिर्फ इतने ही लोग थे, वरना तो बहुत ज़्यादा भी हो सकते थे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। आपको पता है आज़ाद कश्मीर की सियासत से भी आज बाय द वे अहम दिन है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल राठौर की वज़ारत उस्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा कर दिया है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर का आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। और इस आने वाली हुकूमत से अवाम को बहुत सी तवक्कुआत हैं, जिनमें सबसे बड़ी ये है कि ये तालीम के शोबे पर खुसूसी फोकस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आज़ाद जम्मू कश्मीर में बाकी पाकिस्तान की तरह ये शोबा इग्नोर ही हो रहा है और होता रहा है, लेकिन कुछ ऐसी तंजीमें हैं जो गवर्नेंस गैप भरने में अपना किरदार अदा कर रही हैं, और उनमें से एक तंजीम है रीड फाउंडेशन। भाई आप सुनिए, 21 साल से जी काम कर रहे हैं, 21 साल से काम कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में इनके 400 से ज़ायद तालीमी इदारे काम कर रहे हैं। यहाँ बाकी निसाब से कुछ अलग भी होता है। और ख़ास बात यह है, बड़ा इंटरेस्ट बहुत ही एसेंशियल मुझे लगा कि बच्चों को अरबी सिखाई जाती है। 1994 में एक उस्ताद और 25 तलबा से शुरू होने वाला ये इदारा अब 1,30,000 से ज़ायद तालिब इल्मों को केटर करता है। रीड फाउंडेशन के बानी महमूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अरबी भी इस तरह सिखाई जाती है कि बेसिक वोकैबुलरी 600 अल्फाज हैं शायद, वो उन्हें सिखा दिए जाते हैं। ये अल्फाज जब आ जाते हैं तो ये तवक्को की जाती है कि जो कुरान पाक की तालीमात है वो पढ़ के समझ सकेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं तो कहूँगी ये हर किसी को एक्चुअली इतनी लेवल ऑफ आनी चाहिए। महमूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला है। सबसे पहले तो हम जरा रीड फाउंडेशन की ही बात कर लें। मतलब ये आपका सफ़र जहाँ आप चंद स्टूडेंट्स से शुरू हुए, क्या विजन था आपको और क्या पता था आपको कि आज आप यहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ लाखों बच्चे जो हैं वहाँ से तालीम हासिल करके निकले हैं? शुक्रिया जी। बस विज़न तो यही था कि हमारे मुल्क में जितने भी मसाइल हैं उनका एक हल तालीम है, और तालीम के साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मैंने अपने चंद साथियों के साथ मिलके 1994 में रीड फाउंडेशन की बुनियाद रखी, और मकसद यही था कि एक ऐसी नई नस्ल तैयार की जाए जो एक तरफ तो पढ़ी लिखी हो और दूसरी तरफ वो साहिब किरदार भी हो। तो इस मिशन को लेके कामयाबी की वजह यही है कि एक मुखलिस टीम ने इसके लिए भरपूर काम किया, और मैंने भी अपनी ये वैल्यूज़ बनाई थी। उस वक्त मेरी उम्र 36 साल थी और मैंने अपनी 2 वैल्यूज़ बनाई थी ये अदारा शुरू करते हुए। एक वैल्यू ये थी कि मैं इससे कोई अपना माली फ़ायदा नहीं वाबस्ता रखूँगा, और दूसरी वैल्यू ये थी कि मैं इसके अलावा कोई और काम नहीं करूँगा। तो मेरा जो छोटा सा बिज़नेस था वो मैंने अपने छोटे भाई को दे दिया, और घर का निज़ाम चलाने का उसने
एहतमाम किया और अगले 30 साल मैंने इस काम के लिए दिए हैं। 20 साल में इस अदारे का चेयरमैन और CEO रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो जो एक उस्ताद और 25 बच्चों से शुरू होने वाला अदारा था, अल्हम्दुलिल्लाह 1,30,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, और 6,500 से ज़्यादा विजुअल्स भी असातिज़ा हैं और उनकी तालीम, और सबसे बढ़कर ये आपने कहा कि साहिब किरदार होना चाहिए, तो होपफुली उनकी तरबियत का भी ख़ास एहतमाम है, इंतज़ाम है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम याफ्ता लोग भी साहिब किरदार नहीं हमने देखे, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा नज़र भी आ रहे हैं ऐसे इधर उधर सोशल मीडिया पे। आप नज़र दौड़ा लें, आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में फिर एक और चीज़ इस दौरान जो हुई वो ज़लज़ला भी था, हाँ। और जिसने भी पूरा निज़ाम तालीम आज़ाद कश्मीर का अफेक्ट किया। सो उसके बाद क्या आप दोबारा से आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तरतीब दिया? वो कितनी मुश्किलात लेकर आया आपको, इन पर्टिकुलरली इन आज़ाद कश्मीर? ज़लज़ले में रीड फाउंडेशन के 138 स्कूल गिर गए थे और काफ़ी बड़ा हमारे लिए मसला था। हमारे बच्चे 1000 से ज़्यादा हमारे बच्चे शहीद हो गए, हमारे असातिज़ा की एक तादाद शहीद हो गई, और सबसे बढ़ के ये कि वो स्कूल जो जिनके अंदर 200, 400, 500 बच्चे थे, वो हमने फिर 3 बच्चों, 5 बच्चों, 2 बच्चों से दोबारा शुरू किए। और अक्टूबर के अंदर ही रीड फाउंडेशन ने टेंट लगा के अपना निज़ाम दोबारा बहाल करना शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ फिर वो बहाली का अमल आगे बढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो सारे स्कूल बहाल हो चुके हैं। हमने अपनी इस वक्त जो टोटल हमारे आज़ाद कश्मीर में स्कूल हैं, 422 हमारे स्कूल हैं, जिनमें से 67 कॉलेजेस हैं, 130 हाई स्कूल हैं और बाकी हमारे मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं। तो इनमें से कोई 350 स्कूल हमारे आज़ाद कश्मीर में हैं, और इनमें से क्या रेशो होगी आउट ऑफ स्कूल बच्चों की आज़ाद कश्मीर में? अगर 422 आप ही के स्कूल हैं और बाकी भी स्कूल हैं, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि आज़ाद कश्मीर में मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल? हम ये तवक्को करेंगे? अभी बहुत काम कर जो आज़ाद कश्मीर में टोटल बच्चों की तादाद है उसका जिसमें गवर्नमेंट के, देखिए आज़ाद कश्मीर में 8,880 स्कूल हैं टोटल, जिसमें से 2700 प्राइवेट हैं। बाकी बहुत बड़ा सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उनमें टोटल जो जितनी भी एजुकेशन सेक्टर है उसमें से तकरीबन सुबह हमारे स्कूल तो 350 ही हैं, लेकिन हाईएस्ट एनरोलमेंट हमारे पास ही है। तकरीबन 11% बच्चे सुबह जो निकलते हैं सड़कों पे तो वो हमारे स्कूलों में आते हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका तकरीबन 21% बच्चे रीड फाउंडेशन के स्कूलों में आते हैं। अच्छा महमूद साहब, ये बताइएगा, अभी हम बात जिक्र भी कर रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में आज जराई शुमारी भी होगी। इतने सालों से आपका ये इदारा जो है ये चल रहा है, बीच में ज़लज़ला भी आया, रिकन्स्ट्रक्शन भी हुई, पॉलिटिकल जब उतार चढ़ाव होता है इस किस्म का, डिफरेंट पार्टीज आती हैं, उससे कोई आपकी फाउंडेशन को फ़र्क पड़ता है या नहीं, या फिर आपकी फाउंडेशन उससे बिल्कुल ही बालातर और इंडिपेंडेंट है? और ये जो मुमकिन तौर पर फैसल राठौर साहब का नाम आ रहा है, हम उम्मीद तो यही करेंगे कि ये आपके साथ ज़रा और ताउन करें। नहीं, आप इन सारों की मदद भी कभी चाहते हैं या आपको ज़रूरत ही नहीं होती? देखिए हमारा निज़ाम तो गवर्नमेंट हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। गवर्नमेंट के सारे कवानीन को हम फॉलो करते हुए अपने हमारे सारे तालीमी अदारे गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हैं। हम तो गवर्नमेंट से कोई माली तावन तो उस तरह से आज तक हमने नहीं ली है। हम तो पब्लिक के तावन से ये अदारे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी जो एक मुतवक्के तौर पे वज़ीर आज़म की तब्दीली का इम्कान है, और ये हमारे 16वें वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन इस असम्बली में ये चौथे वज़ीर आज़म हैं, और माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक आदमी हैं फैसल राठौर साहब। कंपैरेटिवली बाकी लोगों की निस्बत ये यंग हैं, 47 साल इनकी उम्र है। वैसे तो वज़ीर आज़म के लिए 47 साल का आदमी काफ़ी यंग होता है, तो वज़ीर आज़म बिलउमूम लोग 50, 55, 60 के बाद ही बनते हैं, तो अभी तक बनने वाले वज़ीर आज़म में से ये कम उम्र वज़ीर आज़म में से होंगे। तो माशाल्लाह काफ़ी ये ओपन माइंडेड हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, और पीपल्स पार्टी में भी इनको काफ़ी रसूख हासिल है। मैं समझता हूँ कि जो सबसे इस वक्त तालीम की ज़रूरत भी है, और इस वक्त
एक्सपेक्टेशन यही है कि इनसे कि जो एक हमारा बहुत बड़ा मसला है आज़ाद कश्मीर में, गवर्नमेंट का मसला है। हाँ, गवर्नमेंट के 1023 स्कूल ऐसे हैं जो गुज़श्ता 20 सालों से बिल्कुल बाहर हैं, उनके पास बिल्डिंग्स भी नहीं हैं, और मेरे ख्याल में उनको उस मसले को हल करने में ये अपना बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। और आप जैसे लोगों का ताबन होगा ना साथ में, तो फिर आसानी हो जाती है हुकूमत। जी बिल्कुल होगा, और बतौर ख़ास वो मसला पैदा भी ऐसे ही हुआ था। वो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लिहाज से भी है कि वो मसला इस लिहाज से पैदा हुआ था कि ज़लज़ले के जो पैसे थे वो आर्जी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में किसी वजह से शिफ्ट गवर्नमेंट को करने पड़ गए, और फिर वो वापस अभी तक नहीं हो सके। तो मेरे ख्याल में फैसल राठौर साहब के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि पार्टी ने उन पर एतमाद किया है, और जरदारी साहब का भी उनको बहुत ही कुर्बत भी हासिल है, उनका एतमाद भी हासिल है, बिलावल साहब का भी मेरे ख्याल में उस मसले को अगर ये हल कर लें तो हमारे हज़ारों बच्चे जो इस वक्त 20 साल से बाहर बैठे हुए हैं और वो खुले आसमान तले हैं, और इसमें से मेजॉरिटी वो स्कूल्स हैं जिनकी बिल्डिंग जो है उस ज़लज़ले में गिरी थी, उनके लिए रिसोर्सेज भी आए थे, लेकिन वो अब दोबारा उनको रीएलोकेट करने में अगर ये कोई किरदार अदा करें तो ये एक बहुत बड़ी। महमूद साहब, आपने अब इसका जिक्र कर दिया है, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, एंड ऑब्वियसली योर फाउंडेशन इज डिजर्विंग। अच्छा, एक सवाल जो वालिदैन हमसे पूछना शुरू हो गए ऑलरेडी, ये जो हमने अरबिक वोकैबुलरी का जिक्र किया था ना कि सिलेबस और वोकैबुलरी प्राइमरीली के बच्चों को अल्फाज सिखाए जाते हैं ऐसे कि उनकी बेसिक कुरानिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए या बन जाए, ये मॉडल ज़रा बताइएगा कितने, ये सिर्फ वोकैबुलरी है, डिक्शनरी है, या फिर अदरवाइज आप पढ़ाते हैं, ये किस तरह आप करते हैं? ये देखिए, मैंने 20 साल में रीड फाउंडेशन का चेयरमैन रहा, और फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि एक तरफ तो तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है, और तरबियत, चूँकि तरबियत की कमी को तालीम पूरा नहीं कर सकती, जबकि तालीम की कमी को तरबियत पूरा कर लेती है। तो ये सोच कर फिर मैंने रीड फाउंडेशन में मैंने अपने बोर्ड से रिक्वेस्ट की कि कोई और साथी आए और वो इसकी ज़िम्मेदारी को संभाले, और मैंने एक और अदारा बनाया, करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन। ये पाकिस्तान में किरदार साजी पे काम करने वाला एक कौमी अदारा है, जिसमें हम तकरीबन 18,000 स्कूलों में हम काम कर रहे हैं, और इसमें आज़ाद कश्मीर में बतौर ख़ास हमने आज़ाद कश्मीर की असम्बली से एक कानून साजी भी करवाई। मैंने ही रिक्वेस्ट की उस वक्त के वज़ीर आज़म को, और वो फिर असम्बली में इसको लेके आए, और हमने कंपलसरी कुरान एजुकेशन का एक्ट पास करवाया। और उसके बाद करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन ने ही एक पहली दफ़ा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में ये पहली दफ़ा पॉसिबल किया हमने कि 6ठी क्लास में ही हम बच्चों को इतनी ग्रामर सिखा देते हैं, एक बहुत ही नई मेथोडोलॉजी के ज़रिए से, जिस पे एक स्कॉलर ने कोई 20 साल काम किया हुआ था, उस पर हमने करिकुलम डेवलप किया। और फिर करिकुलम डेवलप करने के बाद मैंने 10 अकेडमियाँ करैक्टर एजुकेशन फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आज़ाद कश्मीर के 10 ज़िलों में बनाई, और गवर्नमेंट के हम पार्टनर हैं, और गवर्नमेंट को फिर हमने रिक्वेस्ट की कि वो अपने टीचर्स को 1 महीने की ट्रेनिंग पे भेजे। गवर्नमेंट के टीचर्स की ट्रेनिंग फिर हमने की 2 साल लगा के, और सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए ये एतमाद पैदा करने के लिए कि ये काम हो सकता है, हमने गवर्नमेंट से कहा कि आप हमें 2 स्कूल दे दें, चूँकि ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था कि 6ठी क्लास में ही बच्चे को तमाम कुरानी ग्रामर भी सिखाई जा सकती है, और इसके साथ साथ 6ठी क्लास में ही 85% वोकैबुलरी भी सिखाई जा सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें 2 स्कूल दिए, मुजफ्फराबाद सिटी में ही, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का, और जब उन बच्चों ने अपना निसाब मुकम्मल किया तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उन तमाम बच्चों की असेसमेंट की, तो तमाम बच्चों को 85% वोकैबुलरी भी कुरान की आती थी और कुरानी ग्रामर भी आती थी। ये चूँकि एक बिल्कुल नई मेथोडोलॉजी पे हमने काम किया था, और दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो उस पे फिर हमने टीचर्स को ट्रेंड किया, और गवर्नमेंट ने ऑन ड्यूटी टीचर्स भेजे, हमने उनके लिए खाने पीने, रिहाइश, मेल टीचर्स के लिए मेल ट्रेनर्स, फीमेल के लिए फीमेल ट्रेनर, और फिर उसके बाद 6ठी में हमने पिछले साल आज़ाद कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट स्कूलों में, तमाम प्राइवेट स्कूलों में, तमाम रीड फाउंडेशन स्कूलों में इस निसाब को नाफज किया,
और अब अल्हम्दुलिल्लाह 7वीं का निसाब इस वक्त चल रहा है। पूरे आज़ाद कश्मीर के 3900 स्कूल हैं जो 6ठी से ऊपर के हैं, तो उन सब स्कूलों में अब बच्चे कुरान को खुद समझने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो गई है। इनक्रेडिबल महमूद साहब, ये मेजर अचीवमेंट है। कैरेक्टर की जो बुनियाद है वो कुरान है, तो ये एक हमारा प्रोग्राम है। इसके अलावा भी हमारे प्रोग्राम है, हम वहाँ गवर्नमेंट के साथ मिलके हमने सिटीजनशिप, लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया सब्जेक्ट मुतारिफ करवाया है, जो 6ठी से 12वीं के लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन पे है। तो नए सेशन में उसमें भी हमें महमूद साहब, अगर इफ वी कैन से इट, बहुत ही होलिस्टिक किस्म की आपकी अप्रोच है टुवर्ड्स एजुकेशन, तालीम और तरबियत, दुनिया भी है, तरबियत भी है, किरदार भी है, और इतने अरसे से आप ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका महमूद साहब, बहुत इम्पैक्ट है आपके काम का, बहुत हमें आज आपने ज्वाइन किया है महमूद अहमद साहब। हाँ, पता है, ये तो आई एम रियली कीन टू लर्न मोर अबाउट दिस मॉडल जिसमें आप बच्चों को ये वोकैबुलरी सिखा रहे हैं, ग्रामर सिखा रहे हैं। रेप्लिकेटेड परहैप्स। अच्छा जी, ब्रेक ले रहे हैं अभी। भाई बहुत कुछ हो रहा है कराची में, हम आपको रोज़ कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं ताकि एटलीस्ट आप हमें ये आके ना कहना कि क्या करना है। मौसम भी अच्छा हुआ है, आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। कल्चर फेस्टिवल चल रहा है, ज़ोरों शोर से चल रहा है, जियो और जंग ग्रुप के ताउन से, और इसमें जो गेस्ट आ रहे हैं, हमारी बड़ी कोशिश होती है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाएं और आपसे इंट्रोड्यूस कराएं। सो वी हैव अ गेस्ट टुडे फ्रॉम अर्जेंटीना। यस, डियाना बरोनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक म्यूजिशियन हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, और हम तो इसे बांसुरी ही कहेंगे, फ्लूटी कहेंगे। अब ये इसे क्या कह रही हैं ये इन्हीं से जानते हैं। डियाना, वेलकम टू पाकिस्तान। Thank you for being here. Thank you so much. We got to know that your performance was a hit on Saturday. Yes, so performance has already happened. It was on the weekend, but she's going to be working on some workshops and collaborations as well. Is this your first time in Karachi? It's my very first time in Pakistan. How Absolutely. lovely. How did this all happen? How did you get to know This about is this festival? well, it was an amazing occasion because I was collaborating with some artists from Pakistan that belongs to the Art Council, and we were collaborating in Kigali in Rwanda for another festival. Oh, okay. We performed together, and we kind of love our work. They were totally enchanted by my music and my singing and my flute, and they said like, "What are you doing in November? We had this huge festival, World Cultural Music Festival. You should come." So they Well, the good thing is that our culture ambassadors are working everywhere, and that is what brought you here. So we call this a flute. What do you call it? Well, historically, this flute is called traverso because you play it this way, not like the traditional flute, you know, I heard the other day here from the synth music. And this is an 18th century flute. It's not this one, but it's a copy of an 18th century music. What is it made of? It's ebony, wood, Okay. It's wood. and ivory. We don't use ivory anymore because, of course, this is forbidden. But historically, this is the instrument that was, let's say, the instrument before the metal flute, you probably know. Sure. Which is the one you see in contemporary music, which is from in 19th-20th century. So this is an ancient instrument. And the beauty of this instrument is, of course, the color, the sound, because it's woody. What drew you towards this particular instrument? Do you play other instruments as well, or you have been training in this? I played other instrument. That was my instruction when I did musical studies. But I studied particularly 18th century music long ago, and I specialized myself in historical performance. This is how we call it. But of course, my traditions, my own roots were also calling me. Sure. So what I do is really a fusion of all that education I got and the oral tradition music from South America. I mean, I come from Argentina, but it's true that I see my country as something much larger, and I think I belong more to this new world, let's say, that was part of the... Okay, we are now waiting to hear something. To hear something. So please start. Begin. So I will do a song which is, I do my own introduction with the flute, but I'm also singing, and it's a song in Aymara language, which is an indigenous language. Okay, great. How lovely. And when you said that it's some indigenous music, you know, it actually transported us also to some old time where we haven't even been there. Yes, it's very ancient. What did the words mean? Well, this is a beautiful song. I really like it. It's a happy song in a way,
but also it's a song you dedicate to someone who is not there anymore. Oh, okay. So there's some it's nostalgia like a morning there. song. It's a morning song. Melancholy as but well. in the text, you are saying the other world is welcoming you, and I will be here taking care of your soul, and I will come along to your trip for this farewell. So it's a farewell song, but with a lot of sweetness, I guess. Okay, so Diana, we understand that for singing you have to really practice your breaths, where you know, where you breathe, where you have to stop and all that. But that's the same with playing this instrument as well. Exactly. The interesting part is that, I mean, in my culture, we're used to sing. I mean, we sing, we dance, we celebrate. That's South American people. We are very much attached to expression. Right. And the singing You're very expressive. Exactly. And the flute, I studied many instruments. You were asking me before. I studied music in a very large way. But I have to say that the flute and the singing, we are all connected with breathing. It's about breathing. It's about the air. So it's absolutely close. The technique, I just can shift There's so from much one soul to the other. into it as well. We have to translate a little and bit. You explained it to us so well. 19th. Thank you, Diana. Thank you. That is all the time we have. She's conducting a workshop. She's also collaborating with other local artists here. And thank you for being here. Yes, thanks so much for inviting me. Best of luck. Thank you. All right, जी, that is it. और आज by the way वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर डे भी है। बिल्कुल, वो भी है, उससे बचाव का दिन भी है। वैक्सीन अब आ गई है आपकी, आपको पता है, आप लगवा सकते हैं उसकी। कल मुलाकात होगी। See you. Have a great day. Bye.